शुरू किया जाए। शुरू किया जाए। पता है शुरू हो चुका है। अच्छा आप लोग सिर्फ वो कह रहे थे, क्या नाम है, हाँ BTS भी हो गया है और उसके साथ आपने वो शुरू भी हो गया। असल में होता है क्या, बंदा कैजुअली एकदम से इसके अंदर जंप इन कर दे ना, क्योंकि हमारा कोई कैमरे का एक्सपीरियंस तो है नहीं, तो इजी हो जाता है। अगर हम अच्छा बंदा वो बिला वजह ना एक बंदा वो सहम जाता है, अच्छा एकदम से कैमरे की लाइट आएगी, कट एक्शन, ओके तो ये है। अच्छा अभी हम ये कट हो जाएगा ना, बेसिकली कट कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते है बगैर भाई, कोई बात नहीं। हम मरियम नवाज से है नहीं कि आप हमारी जो पीछे की वीडियोस लीक करेंगे। इन्होंने एक गाल की थी सी मरियम नवाज के बारे में कोई बात नहीं करनी, बड़ा सेंसिटिव मामला है। मैं यहाँ पे लिख के बाहर लगाने लगा हूँ, कोई बंदा मरियम नवाज के बारे में बात ना करे, कोई काले डालो के बारे में बात ना करे, कोई बाबूजी के बारे में बात ना करे। नहीं यार, बड़ा सेंसिटिव मामला है ना आजकल। यार मेरी फेवरेट लीडर है भाई, वाकई। हाँ आई लाइक हर। अच्छा मेरा पहला आउटसाइडर गेस्ट आया और उसकी फेवरेट लीडर मरियम नवाज है। ये मैं जरूर आप मुझसे पूछे क्यों भला, मैं आपको वजह इसकी बताऊंगा क्यों। पहली बात ये है कि एज अ वुमेन मैं बड़ा इस चीज़ का कायल हूँ कि आपको जो है ना इस सिस्टम में औरतों की ज़रूरत है। दूसरी बात ये है कि 4 साल में जो उसने स्टैंडिंग बनाई है ना नून लीग की, जब उसके वालिद यहाँ नहीं थे, भाई नहीं थे, ठीक है, वो एग्जाम्पलरी है, ठीक है, उसको आप डिनाई, हाँ उसको आप डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। आपके पास बीबी भी थी, ऑफ कोर्स उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन इस वक्त में आपके पास जो ऑलरेडी रिसोर्सेज हैं उसमें मरियम नवाज एक औरत के तौर पे उसने अच्छा काम किया। फेमिनिस्ट, नॉट रियली फेमिनिस्ट बट आई लाइक हर जस्ट बिकॉज कि वो उसकी बोलचाल भी अच्छी है, अच्छा वो लीड कर सकती है, ठीक है, और उसमें पोटेंशियल भी है। सिर्फ मेरा उसके साथ इख्तिलाफ ये है वो औरत के अब चोर डाकू से आगे आने की ज़रूरत है। सही है। आप बात करें इकोनॉमी की, बात करें आप, बात करें जी आपका जो सिस्टम है इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, आप बात करें क्लाइमेट की बात करें, एनवायरनमेंट की बात करें, आप बताएंगे जी आप कैसे, क्या आपका एक एजेंडा है, डिप्लोमेसी करेंगी, क्या करेंगी, इस चीज़ की ज़रूरत है। अब ज़रा इससे बाहर आने की ज़रूरत हो गई है कि आपकी अच्छा खान साहब ने ये कर दिया, उन्होंने ये कर दिया, ये कहानी ख़त्म होगी, आपकी एक स्टैंडिंग बन गई है, अब आप इसको अपने आप को निखारें, ठीक है। यहाँ पे मेरा उनके साथ इख्तिलाफ है, अदरवाइज आई लाइक हर। सही है। तो फिर क्लाइमेट के बारे में बात करते हैं। क्लाइमेट पे आ जाए। क्लाइमेट आपको क्लाइमेट के बारे में बात करने के लिए बेसिकली इसलिए इनवाइट किया है क्योंकि आपकी फील्ड भी है और आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं। पाकिस्तान में तो इसके बारे में खैर कोई बात ही नहीं करता, तो प्रॉब्ली ये जो वीडियो है ये 70 से ज़्यादा लोग देखेंगे भी नहीं, लेकिन हम देखेंगे क्योंकि हो सकता है हमारी कोई तीसरी नस्ल जाके इसे देखे, मे बी। ये वाकई बात सही है। तो मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि ये जो क्लाइमेट चेंज का मसला है, इसको आसान लफ्ज़ों में पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए, मेरे जैसे लोगों के लिए, लेमैन के लिए आसान लफ्ज़ों में थोड़ा सा बताएं कि ये मसला क्या है। का मसला जो है ना, ये पहले सबसे ये मसला है, क्लाइमेट का मसला बहुत सीवियर मसला है, ठीक है। इसकी मैं मिसाल आपको इस तरह दूं, जब कोविड आया ना तो आपके पास एक रेशो ये थी कि 10,000 में से आपके तकरीबन 10 बंदे मर रहे थे कोविड में। ये एक रेशो थी कि आपके 10,000 में से 10 बंदे मरेंगे, ठीक है। अगर आप इस इशू को देखना चाहते हैं कि कितना सीवियर है, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि 10,000 में से 24 बंदे क्लाइमेट की वजह से उनकी जो है ना अमवात होंगी अगले कुछ सालों में। तो आप ये सोचें कि कोविड कितना बड़ा एक इशू था, ठीक है। और जब आप क्लाइमेट को उसके साथ जोड़ते हैं तो आप अंदाज़ा लगाएं ना कि अगर इसकी जो अमवात हैं या जो लोग मरेंगे वो बहुत ज़्यादा हैं, उससे 2 फोल्ड है ना, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा क्राइसिस है। और इसको हम ये भी कहते हैं क्राइसिस ऑफ द सेंचुरी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये एक क्राइसिस तो है, ये बात एस्टेब्लिश हो गई। अब बात समझते हैं कि क्लाइमेट चेंज है क्या, ठीक है। अब बेसिक वजह ये है कि आपके यहाँ हमने हर चीज़ को ना जनरलाइज कर दिया है। भला क्यों, सलाब आगे जी क्लाइमेट चेंज है, भाई क्लाइमेट ये नहीं है, क्लाइमेट और चीज़ है। प्रॉब्लम ये है कि जब आपके यहाँ जब प्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी, उससे पहले की बात करते हैं, हम बात करते हैं 1750 की बात करते हैं, उस वक्त ये था कि नेचुरल साइकिल था। आप जो एमिट कर रहे थे, जो आप बेसिकली जो नेचर का सिस्टम था, अगर उसको ख़राब कर रहे थे तो उसको ऑटोमेटिकली वो बैलेंस आउट कर जाता था। जब आपकी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, आपके यहाँ ग्रिड बढ़ी, तो आपने क्या किया, आपने कहा जी हमने दिन रात तरक्की करनी है, इसमें हमने मशीनें लगानी है, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। अब जब आपने ये काम किया ना, उसमें आपने नेचर का पूरा सिस्टम तबाह कर दिया, ठीक है। किस तरह से, आपने इंडस्ट्रीज़ लगा ली, आपने जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, आपने सीमेंट का यूज़ बढ़ा दिया, स्टील का यूज़ बढ़ा दिया। ये बातें बड़ी सीधी सीधी बातें हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है।
अब जब आपने इंडस्ट्रीज लगाई तो इंडस्ट्रीज ने किसी चीज़ पे तो चलना था, ऑब्वियसली आप उसमें फॉसिल फ्यूल डालेंगे ना, तेल डालेंगे। जब वो फॉसिल फ्यूल बर्न होगा तो ऑब्वियसली कोई ना कोई गैसेस जो है वो आपके एनवायरनमेंट में जाएंगी। ठीक है, ये जो रोना है बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन, ये वही कार्बन एमिशन हैं जब आप फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं, या आप कोई भी जो प्लास्टिक, आसान लफ्ज़ में प्लास्टिक को जलाते हैं, धुआं निकलता है, उसमें जो है वो CO2 की एमिशंस होती हैं, वो एनवायरनमेंट में जाती हैं। यहाँ तक आप बात समझ गए होंगे कि जी हमारे यहाँ मेन इशू तो है कार्बन एमिशंस। जब ये आपके एनवायरनमेंट में गई तो इन्होंने किया क्या कि इन्होंने आपके अर्थ के अराउंड एक इन्होंने ब्लैंकेट बना लिया। ठीक है, अब सूरज की रोशनी जब जमीन पे आती है तो ऑब्वियसली हीट फॉर्म में आती है ना। आपकी आसान सी बात ये है कि अगर सूरज की रोशनी पड़ती रहेगी जगह गर्म हो जाएगी। ठीक है, जब वो हीट नीचे आती है और ये जो ब्लैंकेट है, ये ब्लैंकेट उस हीट को अपने अंदर ट्रैप कर लेता है। ठीक है, तो उसकी वजह से आपका जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है ना वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ये ब्लैंकेट ओजोन लेयर के बाहर है या ओजोन लेयर के अंदर है? ये नीचे है, ओजोन ऊपर है। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो ब्लैंकेट है ये अर्थ की सरफेस के अराउंड है ना, तो ओजोन तो ऊपर चली जाती है, वो 10 किलोमीटर के बाद ऊपर आती है। ठीक है, अब उसमें प्रॉब्लम ये आता है कि जब आपका एवरेज टेम्परेचर बढ़ गया, ये जो इफेक्ट है ना, हम इसे कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से जो आपका एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, इसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, क्लाइमेट और चीज़ है, ग्लोबल वार्मिंग और चीज़ है। ये बात समझने की, हमारे यहाँ ना हर चीज़ को हम कहते हैं बस एक ही चीज़ है, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आपका एवरेज टेम्परेचर बढ़ गया। आपके यहाँ टेम्परेचर जब बढ़ गया तो आपने कहा कि जी इसकी वजह से ये चीज़ें होती आ रही हैं। ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ता है तो आपका सी लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि पानी एक्सपैंड करता है जब उसको हीट करते हैं। ठीक है, अब ये बड़ा टेक्निकल सी बात है, आई थिंक मुझे लगता है कि आप भी जरा थोड़ा सा जो इसको टाइम लगेगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, थोड़ी सी लेमैन की लैंग्वेज में आप समझाएंगे, समझ आ जाएगी। तो मैं कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ, अगर अच्छे तरीके से समझाया जाएगा आ जाएगी आपको। तो अब ये होता है कि जब आपके यहाँ आइस कैप्स हैं, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो पानी ज्यादा सिस्टम में आएगा। ठीक है, तो आपके यहाँ फ्लडिंग आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो जो लॉन्ग टर्म पैटर्न है आपका, जो वेदर पैटर्न चेंज हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, वो क्लाइमेट चेंज है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। अब मैं फिर इसको दोबारा से अगर वाइंड अप तो थोड़ा सा पीछे जाके मैं आपको एक्सप्लेन करूं, उसमें छोटी सी बात ये है कि आपका अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से, वो गैसेज जो आपकी इंडस्ट्रीज बर्न आउट कर रही हैं उसकी वजह से, और उसकी वजह से जो आपके इन्वायरमेंट के अंदर या क्लाइमेट के पैटर्न के अंदर चेंजिंग आ रही है, उसे हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं। अब मुझे अब ये मेरा एक सवाल है, इससे मैं आप सवाल करता हूँ। ये जितनी मैंने आपको बात बताई है, अब आपकी भी ऑफ कोर्स उम्र जो है वो मोर और लेस आप कर लें कि मैं पॉडकास्ट में अपनी उम्र नहीं बताऊंगा मैं यहाँ पे अपनी उम्र नहीं बताऊंगा। तो लेकिन मुझे ये बताएं कि कितने लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस है? ऑनेस्टली अगर मैं अपने आप को कंसीडर करूं तो बेसिकली आज मुझे पता चला है कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज में फ़र्क क्या होता है। टू बी ऑनेस्ट, मैं आई यूज्ड टू थिंक कि ग्लोबल वार्मिंग ही क्लाइमेट चेंज है। तो मुझे लगता है कि प्रॉब्ली पाकिस्तान में तो बहुत कम आप जैसे पढ़े लिखे लोग होंगे जिनको इस चीज़ का आइडिया होगा। आपको पढ़ा लिखा नहीं कहता ये बात करें, लेकिन देखिए आप लोगों को इस चीज़ के बारे में नॉलेज है, उसको पाकिस्तान में फैलाना चाहिए, ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि जहाँ तक मेरी थोड़ी बहुत रिसर्च है, बड़ी कम रिसर्च है, कि पाकिस्तान जो है उसके अंदर इस टाइम पे अराउंड कोई 4 to 5% फॉरेस्ट है। ठीक है, आई थिंक वी नीड टू टेक इट टू एटलीस्ट 25%। 25% पे लेकर जाएंगे, बिकॉज देखो वो हमारे लंग्स के तौर पे काम कर रहे हैं, तो आपको अपने लंग्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो आई मीन डेफिनेटली कि वो ग्लोबल वार्मिंग थोड़ा सा जो है ना टेक्निकलिटीज हैं, इसमें भी टेक्निकलिटीज इस तरह से हैं, डिपेंड करता है कि आपकी प्लांटेशन कौन सी है, आप क्या कर रहे हैं। हमारे यहाँ बड़ा फेमस एक प्रोजेक्ट आया था जी, बिलियन ट्री सुनामी, खान साहब का। खान साहब के खिलाफ इधर कोई बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं कर सकते हैं, मैं मजाक कर रहा हूं। आइडियोलॉजी साइड हम न्यूट्रल हैं। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो है वो एक साइड पे। उसके बाद बात ये है कि खान साहब का एक प्रोजेक्ट आया, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दैट प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट था पीटीआई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, जिसमें उन्होंने कहा जी बिलियन ट्री सुनामी, हम जो प्लांटेशन है उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। अब उसमें प्रॉब्लम ये था कि पौधा तो कोई भी है, पौधा तो चाहे आप ये जो बाहर फूलों वाली बेल होती है इसको भी लगा दे, पौधा तो आप गिन लेंगे। उस पौधे का एनवायरनमेंट पे या क्लाइमेट पे कितना इफेक्ट है, टेक्निकलिटी ये है। हर स्पीशीज जो हैं, हर तरह के प्लांट्स जो हैं वो क्लाइमेट के लिए नहीं बने हुए। बिल्कुल देखो ना, क्लाइमेट चेंज की कहानी ये है कि आपने CO2 इमिशंस को कम करना है, पौधे लगाएंगे तो वो CO2 अब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, हर पौधा
उस तरह कैपेबल नहीं है अब्जॉर्प्शन का। ठीक है, तो अब डिपेंड करता है कि आपकी प्लांटेशन है कौन सी। अगर तो आपने कोई साइंस के थ्रू कोई सोच समझ के लगाया कि यार इसका कोई एनवायरमेंट फायदा होगा, R&D करके, ठीक है। अब जैसे मैं एक और बात करूं, जो हमारी पीछे से पीछे वाली गवर्नमेंट है, नाम तो नहीं ले सकते ऑब्वियसली, उसमें ये है कि उन्होंने क्या किया कि पौधे लगाना शुरू कर दिए मेट्रो के आसपास, उन्होंने पौधे लगा दिए ये फूल बोटों वाले, बिल्कुल उसके एनवायरमेंट पे इंपैक्ट ही कोई नहीं है, कोई इम्पैक्ट नहीं। ठीक है। तो हमारा एक इशू ये भी है कि प्लांटेशन हम सोचते हैं कि लगा दें, बस जो मर्जी लगा दें, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको स्पेसिफिक R&D चाहिए कि आप कौन सा प्लांट लगाएं, किस टाइम पे लगाएं, और ठीक है, और उसको उतना टाइम दें ग्रो अप करने के लिए, फिर आप उसको एनवायरनमेंट के लिए कुछ बेहतर इंपैक्ट उसका आ सकता है। सही है, बिल्कुल ठीक। तो ये बेसिकली जो पाकिस्तान के इंडिजिनस प्लांट्स हैं वो लगाएं तो ज़्यादा फर्क, क्योंकि पता क्या हुआ यहाँ पे होता क्या था कि एक टाइम आया तो यूकलिप्टस ट्रीज होते थे जिसको सफ़ेदा कहते हैं, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने सेम कम करने के लिए सफ़ेदा लगाना शुरू किया कि हमारी ज़मीन जो है ना उसको ज़्यादा ज़रखेज़ किया जाएगा। सेम एक चीज़ होती है ऑब्वियसली, उसको ज़मीन के जो है ना वो उसको पकड़ के लिए भी होता है। अब क्या हुआ कि हमने इतना ज़्यादा लगा दिया कि उसने हमारी कई जगहों पर ज़मीन को टोटली बंजर करके रखा, ठीक है। अब हमारे पास नया एक तरीकाकार आया है कि एक दरख्त है जिसका नाम है कोनोकार्पस, ठीक है। कोनोकार्पस बाहर की वैरायटी है, हाइब्रिड वैरायटी है, हमने आगे वो लगाना शुरू कर दी। उससे क्या नुकसान हो रहा है कि आपका जितना भी ये जो इकोसिस्टम होता है ना वो तबाह हो जाता है। अब हम क्या करते हैं कि CNG पंप लगाना शुरू करते हैं तो CNG पंप लगाना शुरू कर देते हैं, मार्कें लगाना शुरू करते हैं, मार्कें लगा, इवन ट्रीज में भी हम जब दरख्त लगाना शुरू करते हैं तो फिर एक वैरायटी लेते हैं, यार इसका होता क्या है, ये 3 साल के अंदर 15 फुट पे चली जाती है, तो हम वो लगाना शुरू कर देते हैं। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि ये क्या कोई इंडिजिनस जो प्लांट्स है वो लगाने से ये चीज़ें सही होंगी, या क्या करना चाहिए था जो बिलियन ट्री ने नहीं किया, जो खान साहब ने नहीं किया, जो क्या नहीं किया? हम तो खैर वो क्या कर सकते हैं उसको। ये जो आप बात कर रहे हो ना कि हम किसी ने CNG पंप लगाया तो हम उसके पीछे पीछे हम कहते चलो जी यही सही, यही ला लेने, 4 पैसे आ जाएंगे, ठीक है। सबसे बड़ा मसला इस कौम का एक अलमिया ये भी है, इस कौम का अलमिया ये है कि आप इसको जो बात बताएंगे ना ये बात उसको मान लेगी। इसके पीछे साइकोलॉजी ये है कि जो ह्यूमन माइंड है ना बेसिकली ये बड़ा ही एक वेलस ऑर्गन है, ठीक है, आसान सी बात में कि ये बड़ा सुकून पसंद सा ऑर्गन है। जब कोविड आया इन्होंने कहा कि जी कोविड वायरस जो है ये वेस्ट की एक जो है प्रोडक्ट है ताकि मुसलमानों को जी हम खत्म कर दें, ऐसे ही है, ठीक है। अब अगर आप में चाइना क्रिएटेड इट, जो भी है, ठीक है, अगर चाहे तो मैं नहीं कह रहा, वो लोग कहते थे चाहे अगर अल्लाह ने आप में कुछ डाला होता तो आप जाते गूगल पे जाते, आप जाके लिखते कि ये वायरस होता क्या, ठीक है, आप इसी कंपोजिशन पढ़ते, ठीक है, आप देखते कि किन किन हालात में ये ग्रो करता है, कैसे होता है, इस दुनिया में से पहले कौन से वायरसेस आए, उनमें कितने मैन मेड थे, क्या ये मैन मेड पॉसिबिलिटी है, नहीं है, क्या है। आपने रिसर्च नहीं की इसके ऊपर, आपने ये बात मान ली कि जी बिल गेट्स जो है वो मुसलमानों को जो है ना वो ज़मीन से ख़त्म करना चाहते हैं, डीपॉपुलेशन करना चाहते हैं, मतलब डीपॉपुलेशन करना चाहते हैं, जैसे कि दुनिया का सारा नॉलेज आपके पास ही है, ठीक है, मतलब उनको वैसे ही आपको ख़त्म करने के लिए 2 मिनट नहीं लगेंगे, वो वैसे ही आपको ख़रीद के ख़त्म कर देंगे, ठीक है। अब बात ये है कि आपकी अपनी रिसर्च तो जीरो, ठीक है, आपने अपना कोई काम किया नहीं, मैं आपके पास आता हूँ, आप कहते हैं जी हमारे यहाँ जो है ना रियल एस्टेट का काम बड़ा अच्छा चल रहा है, तेरे पास 4 पैसे हैं, तू भी लगा, आप 4 पैसे बना लेते हैं। मैंने बगैर सोचे समझे मैंने कहना जी ऐसे ने कह दिया तो हम क्या करते हैं, हम लगा देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं, हमारी अपनी रिसर्च कोई नहीं है, ठीक है। यही मसला यहाँ पे ये है कि आपको बता दिया गया कि आपने प्लांटेशन करनी है, बगैर सोचे समझे आपने किसी से ओपिनियन लिया, यार अगर आपके पास अल्लाह का अपना दिया हुआ कम है तो कम से कम 4 लोगों से पूछ लें जो पढ़े लिखे हैं, आपके पास अच्छे खासे हमारे पास रिसर्चर्स हैं, आप उनको बुलाएं, उनसे पूछें कि ये जो हमारे पास लैंड का एरिया है इसके अंदर कौन सा ऐसा प्लांट होगा जो कि CO2 की जो ऑब्जॉर्प्शन में भी आपको हेल्प आउट करेगा, ज़मीन के अंदर भी जो उसकी जो एक है नरिशमेंट है उसको भी ख़राब नहीं करेगा। तो आप हमें कोई सजेशन दें, नहीं, लेकिन आप क्या करते हैं, आप ये कहते हैं कि जी मेरा चाचे का बेटा जो है वो नून लीग के साथ एफिलिएशन है या PTI के साथ एफिलिएशन है, NOC एडवाइजर लाना है, ठीक है। तो वो जो एडवाइजर होता है वो भाई साहब तो पहले सोचते रहते हैं कि उसका काम क्या है, उनको अंदाजा नहीं होता। प्रॉब्लम हम यहाँ पे आके हमारे पास जितनी देर में अंदाजा होता है उतने में गवर्नमेंट चली जाती है। तो प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास काम करने वाले लोग हैं लेकिन उनको मौका नहीं मिलता। और दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ कंसल्टेशन पॉलिसीज है नहीं, हमारे यहाँ चापलूसी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट कॉरिडोर्स में बैठे हुए हैं तो आपने जाके थोड़ा बहुत बातें शातें करनी है और उसके बाद आपने प्रोफाइल ले लेनी है, लेकिन आपने उसमें काम कर नहीं सकते क्योंकि आपकी कैपेबिलिटी नहीं है। तो आपके यहाँ जो आपका सवाल था कि प्लांटेशन वाला, उसका सबसे बड़ा रोला ये है कि आपके यहाँ कंसल्टेशन नहीं है। आपके यहाँ जो भी लैंड है उसके अंदर मैं आपको ये नहीं कह सकता कि आप इसके ऊपर ये वाला पौधा लगाएं तो आपके यहाँ फायदा होगा। हर लैंड का पीस जो है वो डिफरेंट है, कहीं सन एक्सपोजर ज्यादा है, कहीं कम है, कहीं पे जो आपके नीचे वाटर लेवल्स हैं वो ज्यादा है, कम है, कहीं पे आपको
जो है सॉइल की ग्रिप के लिए आपको वहाँ सफ़ेदा लगाना चाहिए, कहीं कुछ और करना चाहिए, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। तो ये अब चीज़ें बदल गई हैं, अब आपको थोड़ा रिसर्च की ज़रूरत है। और रिसर्च का सबसे बड़ा मसला ये है कि दुनिया के अंदर ग्लोबली अगर आप 0.1% भी ग्लोबल बजट का इस पे क्लाइमेट की रिसर्च पे लगाएं तो आपका मसला दिनों में सॉल्व हो जाए। दिनों में तो चले नहीं, बहुत मैंने ज़्यादा कह दिया, आपको सालों में हल हो जाए। प्रॉब्लम ये R&D कोई नहीं है हमारी। तो कौन सा बजट कम करके तो क्लाइमेट चेंज पे लगाएं, मिलिट्री बजट या कोई और बजट? अच्छा, इसका जवाब तो सायरा बानो साहब दे सकती हैं, आपको मेरे पास जवाब नहीं है। अच्छा, तो खैर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि बेसिकली मैं ये देख रहा था कि ट्रम्प बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ USA, इतनी बड़ी पोस्ट के ऊपर, इतनी बड़ी सीट के ऊपर, वो ये बात कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज इज़ अ होक्स। उसके बाद बहुत सारे हमारे कंजर्वेटिव्स हैं जो ये बात करते हैं, मतलब कि नाम लेना शुरू करें तो यहाँ पे काफ़ी नाम हम ले सकते हैं। सही है। तो उसके बाद एक मेरे ज़हन में जो ऑन टॉप ऑफ माई हेड आते हैं, पैट्रिक माइकल की कोट आपको याद होगी जो उन्होंने इसके अलावा हमारे पास ऑस्ट्रेलियन सेनेटर भी जो सिटिंग पार्टी का था, उसने बैठ के हमारे से एक बड़ी एक स्टेटमेंट दी, ठीक है। पैट्रिक माइकल ने भी कहा कि हमने कंप्यूटर्स को वो इन्फॉर्मेशन दी जो हम देना चाहते थे और उसी इन्फॉर्मेशन को आपने देखते हुए आपने ये साबित भी कर दिया कि आपके यहाँ क्लाइमेट का मसला है। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। तो हमारे पास जो नेसेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो वही मेरा क्वेश्चन ये था कि यार अगर ये इतना ही सीरियस मसला है तो फिर ये लोग सीरियस क्यों नहीं ले रहे? फिर तो इतने बड़े लेवल से सीरियस लेना चाहिए इस चीज़ को, ठीक है। तो क्यों नहीं लिया जा रहा? क्या रीजन है इसके? इग्नोरेंस भी एक चीज़ होती है, ठीक है। इग्नोरेंस एक चीज़ ये है कि अगर तो मैं अपने आप को अनअवेयर रखूं किसी चीज़ से तो मेरे लिए तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। अब ट्रम्प को देख लेते हैं, या अगर हम बात कर लेते हैं किसी भी जो हमारी प्रीवियस गवर्नमेंट रही है, किसी भी मेजर पॉलिटिशियन को आप उठा के देख लें, आपको क्या लगता है कि इनकी कोई रिसर्च होगी क्लाइमेट से रिलेटेड? ट्रम्प को लगता है कि आपकी कोई रिसर्च? मेरे ख्याल में इनकी पॉलिटिक्स से रिलेटेड भी कोई रिसर्च नहीं होगी, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि जो इग्नोरेंस है ना, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप इट्स अ ब्लिस, अगर आप फैक्ट्स को आप मानते नहीं है या फैक्ट्स से आपकी अवेयरनेस ही नहीं है तो आपके लिए वो मसला एग्जिस्ट ही नहीं करता। प्रॉब्लम ये है कि जब हम क्लाइमेट की बात करते हैं तो आप साइंस को नहीं छोड़ सकते पीछे। आप ये नहीं कह सकते कि जी साइंस जो है हम इसको मानते नहीं है तो क्योंकि ये मेरे दिल की एक ख्वाहिश है कि जी क्लाइमेट नहीं है तो नहीं है, ऐसा नहीं होता। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जितने भी फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, हमारे पास एक UN एक अथॉरिटी है, अब उसको डिनाई करें या जो भी है, एक अथॉरिटी तो है। आपके पास रेगुलर बेसिस पे हर साल के ऊपर आपके पास कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, आपके पास पेरिस डील्स हैं, हमारे पास मेजर इंस्ट्रूमेंट्स हैं इस इशू को ओवरकम करने के लिए। आपको लगता है कि मतलब वो इतने वेले बैठे हुए कि उन्होंने ये सारे अदारे बना दिए और क्लाइमेट क्योंकि एग्जिस्टेंस नहीं है उसकी तो उन्होंने कहा कि बस ठीक है जी ऐसे वेले हम चलो एक और शुगल स्टार्ट कर लेते हैं। क्लाइमेट को आप इग्नोर नहीं कर सकते। इग्नोर किस तरह नहीं कर सकते? मैं अभी थोड़ी देर पहले गाड़ी में इधर यहाँ तक आया हूँ, मैं अभी AC चला के आ रहा हूँ, ठीक है। अक्टूबर के महीने में AC का कोई ट्रेंड समझ आता है पाकिस्तान में आपको? तो क्यों चला कर आए? ठीक है ना चला कर गर्मी थी ना, गर्मी थी। तो आपके यहाँ जो पैटर्न चेंज हो गए, ये क्लियरली मैनिफेस्टेशन है इस बात की कि आपके यहाँ ये मसला है, ठीक है। EU अगर आपका 2030 तक या 2050 तक वो उसने गोल्स रखे हैं तो आपकी दुनिया को कौन सी आखिर आई हुई कि आप जो है बिजली से, फॉसिल फ्यूल की बिजली से हट के आप रिन्यूएबल चले जाएं? इकोनॉमी का मेजर चंक जा रहा है उधर, तो कोई ना कोई तो रियलिटी है ना यार। आप ये देखो ना कि इटली के अंदर इस टाइम पे फ्लडिंग आ रही है, ठीक है। आपके यहाँ पेरिस के अंदर मिसाल, न्यूयॉर्क के अंदर फ्लडिंग आ रही है यार इस टाइम पे। आप सोच सकते हो कि आप अक्टूबर में फ्लडिंग आना शुरू हो जाए या सितंबर में आना शुरू हो जाए, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस तो इसकी है, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपको पसंद नहीं है ये चीज़ तो आप कह सकते हैं भाई मुझे पसंद नहीं है, लेकिन इसकी जो वेरी एग्जिस्टेंस है उस पर सवाल मतलब बनता नहीं है, ठीक है। तो ये वही बात है कि आप, मैं जो पहले बात कर चुका हूँ, ह्यूमन माइंड एक इंतहाई जो है वो लेयर पसंद एक ऑर्गन है कि जिसको आपको सुकून चाहिए। रिसर्च ना करें तो आपके लिए मसला को एग्जिस्ट नहीं करता। नहीं, आप मुझे बता दें, आप इस सोसाइटी में बैठे हुए हैं, आप इस कमरे से बाहर ना निकलें, ठीक है, और आप कहें कि आप कहें पाकिस्तान में तो कोई मसला नहीं है, तो आपको लगेगा कोई मसला है। अगर नहीं निकलेंगे तो नहीं होगा, तो खत्म सी बात, इतनी सी बात। वैसे वो UN की आपने बात की, UN ने रिकग्नाइज किया था बिलियन ट्री सुनामी को, आपको इस चीज़ का शायद पता हो या? बिल्कुल, उन्होंने रिकग्नाइज किया था। रिकग्नाइज किया था वैसे उन्होंने, मतलब क्या बस उन्होंने कहा था कि हाँ ठीक है प्रोजेक्ट कर रहे हो, या ये कहा था कि बहुत अच्छा कर रहे हो? क्या कहा था उन्होंने? उसका ये था, जो रिकग्निशन ये थी, उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान ने फाइनली, ऑब्वियसली पहले बात ये देखेंगे इस खित्ते के अंदर कोई पाकिस्तान की मेजर एमिशंस नहीं है, ओके, बिल्कुल। पाकिस्तान आप ये कहेंगे 0.6% भी कंट्रीब्यूट नहीं करता होगा, इससे ज्यादा सबसे ज्यादा चाइना करता होगा, सबसे ज्यादा US है, ठीक है। नहीं इस तरफ, हाँ, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, चाइना और ऑल्सो अब इंडिया भी कर रहा है, इंडिया की इकोनॉमी बेहतर हो रही है,
मैन्युफैक्चरिंग। पाकिस्तान उस तरह नहीं है, लेकिन आप जब डेवलपिंग कंट्रीज के एंड के ऊपर आपको कोशिश देखते हो ना, तो ऑब्वियसली बड़े इदारों को उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, वो कर रहे हैं। तो उसकी भी यही एफर्ट थी कि खान साहब की गवर्नमेंट ने एटलीस्ट इस चीज़ को एक्नॉलेज किया कि आपके यहाँ ये इशू कल को आ सकता है। और ऑल्सो जब आप इंटरनेशनली काम कर रहे होते हो तो आपने दुनिया के साथ चलना होता है, ठीक है। तो दुनिया में ये एक चीज़ चल रही है, तो ऑब्वियसली आपने उसको अपने घर पे भी लेके आना है। मतलब इशू को एड्रेस किया है तो आज जो उसमें खामियां हैं उनको कल दुरुस्त करके तो आगे भी चल सकते हैं। अब ये नहीं हो कि बिल्कुल उसका पता ही नहीं है कि क्लाइमेट चेंज कोई चीज़ भी है, तो जाहिर है कि जब उसके बारे में कोई भी स्टेप नहीं लेंगे तो फिर वो कहते हैं ना कोई स्टेप तो लो ना, तो उसके बाद फिर आगे। लेकिन आप पाकिस्तान में ये चीज़ भी तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना कि जो कल की गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं वो आज आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे, क्योंकि आज तक होता ऐसे ही है, पॉलिसी कोई नहीं है। हमारा अलमिया ये है कि हमारे यहाँ जो डेवलपमेंट का मेन क्राइसिस है वो यहाँ पे आते हैं कि जो पिछली गवर्नमेंट आती है ना, वो उससे पीछे वाली गवर्नमेंट की, यानी ये जो अभी की गवर्नमेंट आएगी, पीछे वाली गवर्नमेंट के सारे प्रोजेक्ट कैंसिल करेंगे क्योंकि उनको पसंद नहीं है। बिल्कुल ठीक है। ऑल्सो उसमें पॉलिटिकल एजेंडाज भी होती हैं, वेस्टर्न इंटरेस्ट भी होते हैं, सब कुछ होता है। ये हमारे साथ सबसे बड़ी ज्यादती हमेशा से होती आई है और ये अभी होती रहेगी कि जब तक आप जो है ये प्रोजेक्ट के साथ ये काम करेंगे, अगर ये गवर्नमेंट आ रही है पीछे वाले को पसंद नहीं करती, तो ये सारे के सारे एडवाइजर सब कुछ ये बदल देंगे। ये ना किया करें। अब खान साहब ने अगर ये प्लांटेशन का काम किया, एनवायरनमेंट का काम शुरू किया, तो उसके ऊपर कम से कम ये होना चाहिए था कि उसको कैरी फॉरवर्ड तो करें ना आगे। ठीक है। आप ये देखें कि इतना बड़ा सीवियर क्राइसिस है और हमारे पास कोई एक रिप्रेजेंटेटिव जो है हमें मीडिया पे नजर नहीं आता। आपने कभी आज तक सुना कि जो आपका मिनिस्टर फॉर क्लाइमेट चेंज है या कुछ भी है वो आके आपसे बात कर रहा हो कि जी हमारा ये मसला है, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर आके हमें ये करने की जरूरत है। ये भी नहीं पता कौन है क्लाइमेट चेंज वो जो थे आप छोड़े हैं, बस हम नहीं बात करते। अभी कोई है? अभी फिलहाल नहीं है। आई एम नॉट श्योर कि हैं कि नहीं है। जो पीछे वाले थे उनके साथ तो मेरा बड़ा एक मजेदार एक्सपीरियंस था। मतलब क्या एक्सपीरियंस? बेसिकली मैंने राब्ता किया कि जी अच्छा चलें, मैं ऑलरेडी एक IGO के साथ काम कर रहा हूँ, तो आई हैव दिस एक्सपीरियंस, तो आई वांट टू कंट्रीब्यूट टू माय कंट्री। बिल्कुल ऐसे ही। अब वो जो जनाब थे ये थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि जी ऐसा है, आप तशरीफ लाएं, हम खाने पे मिलते हैं और ये है और वो। आपके हाँ सबसे बड़ा मसला तो प्रोफेशनलिज्म का। हाँ। आप अगर एक बंदे से प्रोफेशनली मिलने के लिए आए हैं तो आप मुझे अपने दफ्तर बुलाएं ना, तो हम वहाँ बैठ के बात करते हैं। खाने पे बुला के और मतलब बार में ये काम करने का तरीका नहीं होता माजरत के साथ। मैं जब एक मेरा दोस्त था, एक बड़ा मज़ेदार सा वाक़या इसमें, वो UK नया शिफ्ट हुआ, तो जब वो पाकिस्तान आया तो मैंने उससे 2-4 दफ़ा कोई बात की, तो उसने मुझे स्ट्रेट फॉरवर्डली नो कर लिया। मैंने कहा यार मतलब ये तो जाके बदल गया बंदा वहाँ पे। जब मैं इस दफ़ा कुछ UK में मैंने को 15 दिन गुजारे, तो मैंने रियलाइज़ किया कि लोग वहाँ पे जाके बड़े सीधे हो जाते हैं कि वो आपके ठीक को ठीक और गलत को गलत कहना शुरू कर देते हैं। एक इस सोसाइटी का सबसे बड़ा, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बड़े मसले हैं। एक मसला ये भी है कि हम कर्टिसीज में मारे जाते हैं, ठीक है, लिहाज में। अच्छा जी आपने मुझे ये कह दिया, मैं लिहाज में आपको इनकार नहीं कर सकता, मतलब ये बड़ा मसला है हमारा। जब तक आप जो है ना ये लिहाज का ख़त्म काम नहीं करेंगे ना, आप ग्रो नहीं करेंगे, ठीक है। जब आप वाइट को वाइट और ब्लैक को प्रोफेशनल कल्चर लेके आना, जब वाइट को वाइट और ब्लैक को ब्लैक नहीं कहेंगे ना, तो आप अगर इसको ग्रे में रखेंगे वो कुछ फ़ायदा नहीं करेगा आपके लिए। असूल बड़े इंपॉर्टेंट है, आपको यस नो वाला फैक्टर होना चाहिए। कि तो खैर पाकिस्तान की तरफ वापस आते हैं कि अब क्लाइमेट चेंज इन पाकिस्तान, इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैं कहीं पे पढ़ रहा था कि पाकिस्तान के पास इस टाइम कोई 16-16.5 लाख हेक्टेयर टोटल फॉरेस्ट एरिया है, जहाँ पे फॉरेस्ट है, और हर साल तकरीबन कोई 42,000 हेक्टेयर्स जो है वो ख़त्म हो रहे हैं। कभी किसी वाइल्ड फायर की नज़र हो रहे हैं, कभी वुड काटने वालों की नज़र हो रहे हैं, स्मगलिंग की नज़र हो रहे हैं और इस तरह की चीज़ों के, और ये बन जाता है टोटल कोई अभी फ़िलहाल कोई 5% बन जाता है पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान और क्लाइमेट चेंज को इस पे मैं बात करना चाहूँगा कि पाकिस्तान को क्लाइमेट चेंज जो है वो किस तरह से हिट कर रहा है और पाकिस्तान क्या सॉल्यूशन दे सकता है क्लाइमेट चेंज को कोप अप करने के लिए। पाकिस्तान को किस तरह हिट कर रहे हैं, आपने रिसेंट फ्लडिंग्स देख ली है ना, हिट तो इस तरह कर रहे हैं, आपके सामने है, ठीक है। आपके यहाँ नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपके यहाँ क्रॉप्स का जो है वो नुकसान है। इसके अलावा आबादियाँ जो हैं आपकी कच्ची आबादियाँ हैं, वो ऑफकोर्स वो सस्टेन नहीं कर सकती जब आपके यहाँ सैलाब वगैरह आ जाते हैं। बात ये कि पाकिस्तान इस चीज़ के लिए क्या कर रहा है। आप देखें 1980 के बाद आपके पास कुछ ना कुछ हलचल हुई है, आपके इन्वायरमेंट की कुछ ना कुछ पॉलिसीज़ हैं, थोड़ी बहुत एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन आपकी ये प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी इसलिए नहीं है कि घर पे खाने के लिए तो पैसे नहीं है आपके पास, तो आप क्या करेंगे कि क्लाइमेट पे आप क्या फंड बना देंगे वहाँ पे। अब इसमें करने की ज़रूरत ये है, इसमें अभी फ़िलहाल जैसे हमारे यहाँ एक मेजर क्राइसिस है एनर्जी का, इसमें अगर तो आपकी जो गवर्नमेंट है वो आपको सब्सिडी दे दे और आपकी जितनी भी एनर्जी है वो चली जाए आपकी रिन्यूएबल्स के ऊपर, तो काफ़ी हद तक फ़ायदा होता है। अब उसमें भी हम फेल हो जाएंगे। उसका प्रॉब्लम ये है कि सब्सिडी आएगी नहीं, टेक्नोलॉजी महंगी है, हर बंदा सोलर पे जा नहीं सकता, तो वो वाला भी एक क्राइसिस तो आपका है।
पाकिस्तान कहाँ पे है? पाकिस्तान इस टाइम पे ऑफ कोर्स ये क्लाइमेट के जो है ना जद में आएगा, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं आपके पास, फ्लडिंग ऑलरेडी आपके पास हो रही है, ड्राउट्स हैं, इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन मेजर हो रही है। डिफॉरेस्टेशन इसलिए नहीं हो रही कि कोई आपका जो रोला है ना क्लाइमेट का, कि आपने क्लाइमेट के साथ आप कोई मसला चल रहा है तो आपने कहा सारे पौधे काटो, बस देखते हैं क्या होता है। प्रॉब्लम ये है कि आपके यहाँ भूख है, लोग पौधे बेचते हैं, वो लकड़ी बेचते हैं, उससे गुजारा करते हैं, ठीक है। पॉलिसी है कोई नहीं, पॉलिसी अगर है भी तो उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस बहुत वीक है। आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी ऑफकोर्स उसमें भी आपके मसाइल हैं, ठीक है। तो क्लाइमेट की फॉर्म में पॉलिसी का मेजर जो एक एब्सेंस है, ठीक है। सेकेंडली उसके ऊपर जो पॉलिसीज हैं उसके ऊपर कोई ना कोई उसकी एप्लीकेशन नजर नहीं आती। तीसरी बात यह है गवर्नमेंट का रोल कोई नहीं है। चौथी बात यह है कि आपकी सिविल सोसाइटी बिल्कुल एब्सेंस है, सीन से मिस है बिल्कुल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना कुल मिला के आपके पास सब गड़बड़ है। मतलब नहीं सही हो सकता। हो सकता है अगर आप करना चाहें तो, होने को क्या नहीं हो सकता भाई, सब सही हो सकता है। प्रॉब्लम ये सब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में इसी तरह से है यार। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में आप ये नहीं कह सकते, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज कह लें। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए थोड़ा सा एहसास कर ले पाकिस्तान का। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए क्योंकि आप न्यूक्लियर पावर है तो आप इसको अंडर डेवलप नहीं कह सकते, कहना तो नहीं चाहिए। न्यूक्लियर पावर भी है, हमें याद है, न्यूक्लियर पावर भी है, हमारे तो पास एटम भी है। आप डेवलपिंग भी नहीं है, डेवलपिंग कह सकते हैं आप बारह, लेकिन अंडर डेवलप तो जरा फिर शर्मिंदगी वाली डेवलपिंग कह लें यार। सही बात है, डेवलपिंग इमोशनली खुद को भी अच्छा लगता है जब पाकिस्तान को डेवलप यार। मुझे पाकिस्तान से फिर याद आ गया, पाकिस्तानी पासपोर्ट की बात जो है ना, मैं हमेशा एक चीज़ करती है कि हम एक न्यूक्लियर पावर हैं, लेकिन जो हमारे साथ बाहर मुल्कों में होते हैं ना, वो अल्लाह माफ़ करे वो होना नहीं चाहिए। उसके मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई। हम तकरीबन इंडिया और पाकिस्तान मोर और लेस अब जाके इंडिया की इकॉनमी बेहतर होना शुरू हो गई, उन्होंने अपने रिलेशंस बेहतर कर लिए, ठीक है, सब कुछ कर लिया। हमारे साथ जो ट्रीटमेंट बाहर होता है वो, अगर आप पता नहीं आपका शायद इत्तेफाक हुआ है कि नहीं हुआ, मेरे साथ रिसेंटली मैं क्रोशिया में था। मैं क्रोशिया में क्या हुआ कि मैं स्लोवेनिया में मेरा एक्सचेंज प्रोग्राम था, मैं पढ़ रहा था वहाँ पे, तो मैंने कहा जी आज एक दिन ना टूर मारते हैं वहाँ पे, क्रोशिया का साथ ही है। अब आप क्रोशिया को अगर देखें ना तो लिटरली लोग मिसाल देते हैं कि वो जो है ना वो एक क्या कहते हैं कि एक उस तरह ए क्लास कंट्रीज यूरोप में नहीं आता जिस तरह से हमारे यहाँ जैसे फ्रांस है, ईस्टर्न यूरोप में आ जाता है, उस तरह उसको नहीं कंसिडर करते हम, ठीक है। तो अब मैं जब गया हूँ, उसने लिटरली मेरा पासपोर्ट देखा और उसने मेरा पासपोर्ट उठा के इस तरह फेंका, अच्छा, मेरे सामने की बात है इमिग्रेशन में, और इससे साथ ही मुंह बनाया पाकिस्तान, मतलब वैसे जैसे होता है ना गंदा सा मुंह बना के। और उस टाइम पे आई हैड लाइक 5 वैलिड वीज़ाज, और वो भी सारे ए क्लास कंट्रीज के थे, यूएस का था, यूके का था, मतलब ऑफ कोर्स सारा कुछ। और उस बंदे ने 15 मिनट मुझे वहाँ जलील किया। ये मैं क्रोशिया की बात कर रहा हूँ, मैं आपको चले यूएस में तो चले कहते हैं ना कोई बात नहीं यार हो गया, मतलब बड़े लोग हैं, साहब हैं तो कर लेते हैं, कोई बात नहीं। क्रोशिया वालों ने क्या किया, उन्होंने मेरा पासपोर्ट से उठा के फेंका, एंड दे लिटरली लाइक उसके बाद मेरे पीछे 2 बंदे लगा दिए उन्होंने स्पाइस, अच्छा, जो मुझे फॉलो कर रहे थे एग्जैक्ट, उन्होंने मुझे फॉलो किया, और जब तक मैंने एग्जिट नहीं किया उन्होंने मेरी जान नहीं छोड़ी। मेरे साथ ये हुए, ठीक है। तो आप न्यूक्लियर स्टेट तो बड़ी दूर की बात है, आप कुछ और कर लें अपना, वो बेच दें सास, और कम से कम आप जो है ना थोड़ी इज्जत कमा लें मुल्क में, ठीक है, मुल्क में और मुल्क से बाहर, तो आपकी इज्जत तो बाहर कोई नहीं है। आप जो मर्जी दिल को तसलियां दे लें कि ये हो गया वो हो गया, खान साहब आ गए, खान साहब थोड़े हैंडसम है, मियाँ साहब आ रहे हैं, बेहतर है, इट डजंट वर्क लाइक दिस। कोई हैंडसम है, कोई शेर है, चाहे जो भी है, शेर है, हैंडसम है, जो भी है, लेकिन जो पाकिस्तानियों की जो बाहर जलालत है ना वो कम नहीं हो रही, ठीक है। और जलालत कैसे कम हो ना, जब आपके अपने डिप्लोमेटिक मिशंस जो है पैसे लेके बंदे बॉर्डर इधर से उधर करेंगे, तो आपके साथ मतलब यही कुछ होगा। बड़ी मेजर रिपोर्ट्स से भी पिछले दिनों ईस्टर्न यूरोप में भी कुछ इस तरह से हुआ, आप इस पे देखिएगा। मैं बड़ा हैरान हुआ कि जी आपके एम्बेसडर की गाड़ी जो इस्तेमाल हुई थी इमिग्रेशन के लिए, मतलब इलीगल इमिग्रेशन के लिए, दिस इज़ वेरी अलार्मिंग एंड कंसर्निंग एट द सेम टाइम, क्योंकि आपके यहाँ डिप्लोमेटिक जो आपके एजेंट्स होते हैं वो आपके पास हाईएस्ट एक इंडिविजुअल होता है जो आपकी कंट्री को वहाँ रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। अगर उनकी गाड़ियाँ इस तरह इस्तेमाल हो रही हैं तो फिर आप ये सोचें क्रेडिबिलिटी कहाँ गई आपकी। ऐसी है, ऐसी तो मसाइल तो हैं हमारे। छोड़ो यार, पाकिस्तान के बारे में ना बात करो, आज सिर्फ क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करते हैं, बात चली जाती है, अफसोस होता है। मतलब पिछले 3 पॉडकास्ट में मैं सिर्फ पाकिस्तान के बारे में बात कर रहा था, तो मैं कह रहा था कि आज थोड़ा सा टू जस्ट ब्लो ऑफ द स्ट्रीम, बट इट्स नैरोइंग डाउन टू दिस एक ही चीज़ पे आके ना कि यार हम ऐसी है। हम एक तो अजीब सी। अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि हम बीइंग इंडिविजुअल्स क्या कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में। बीइंग इंडिविजुअल्स, सबसे पहले तो आप जो है ना आप किताब पढ़ना शुरू कर दें। इंडिविजुअल पाकिस्तान के अंदर आप अगर इंडिविजुअल तौर पे कुछ सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं ना, तो प्लीज़ इग्नोरेंस से बाहर आ जाएं, किताब पढ़ें, रिसर्च करें, कम से कम तकरीबन आप ये कर लें कि हमारे यहाँ बच्चे अब थोड़ा
पढ़ाई लिखाई का ट्रेंड बन गया तो लोग स्कूलों में जाते हैं, सब कुछ करते हैं यार। और नहीं तो कम से कम आपके हर बंदे के पास फ़ोन है, हर बंदे के पास फ़ोन भी है, आपके पास इंटरनेट भी है। आप जो यूट्यूब पे जाके अरिजीत सिंह के गाने सुनते हैं, वहाँ जगह पे आपको पॉडकास्ट सुन लें। तो टिकटॉक क्यों ना सुने? ठीक है, टिकटॉक के ऊपर जाके आप कम से कम जो है कोई एक इन्फॉर्मेशन जो है जो आपके पास अल जजीरा की है वो सुन लें। बिल्कुल ऐसे ही है। आप अवेयरनेस तो ले सकते हैं no ना। doubt। सबसे पहले तो आप इस एक मुल्क पे रहम करें कि आप सबसे पहले किताब पढ़ें। जब तक आप किताब नहीं पढ़ेंगे ना, आप मसलों को समझ नहीं सकते। जब तक आप मसलों को समझेंगे नहीं, आप एनालिसिस नहीं दे सकते। और मसलों को समझे बगैर आप किसी चीज़ का सोल्यूशन जो है वो बिल्कुल जो है ना वो नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो सोल्यूशन निकालने के लिए ज़रूरी ये है कि आप मसलों को समझें, और वो सिर्फ और सिर्फ आपकी किताब से आएगी। किताब पढ़ें, रिसर्च पढ़ें, ये करें, पढ़ाई से अपने आप को जोड़ लें। ठीक है, उसके बाद जब आपने ये चीज़ें कर ली ना, उसके बाद आपको रियलाइज़ होगा कि क्लाइमेट का जैसे क्राइसिस है, तो इसमें आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। सही है। प्लास्टिक का इस्तेमाल कम हो सकता है, इसके अलावा प्लांटेशन कर लें आप। ठीक है, इसके अलावा जो है आपके घरों की जो छतें हैं उसके ऊपर आप इस तरह की प्लांटेशन करें कि जो आपको कूलिंग इफेक्ट दे, जिसको हम कहते हैं अडेप्टेशन की टेक्निक है ना कि आपने, अब बाहर के मुल्कों में क्या होता है, अब मुझे तो खैर इतनी वो एग्जैक्ट पौधों के नाम नहीं आते, कुछ ऐसी हमारे पास स्पीशीज हैं जिनको आप दीवारों के ऊपर आप ऐसे प्लांट कर देते हैं, वो बेसिकली क्लाइम कर जाते हैं। क्रीपर्स कहते हैं। हाँ, वो उसका ये चक्कर है कि वो आपको कूलिंग इफेक्ट देते हैं, उससे आपकी एनर्जी कंजर्वेशन भी कम हो जाए। इस तरह की चीज़ें करने से आप कुछ ना कुछ इंडिविजुअल तौर पे कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इंडिविजुअली अपने आप को अवेयर करें। सबसे ज़रूरी बात ये है, अवेयर करें, आप अपने मसाइल को देखें, आप ये देखें कि आप कैसे पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सोसाइटी की तरफ। एक लम्बा एक ये भी है ना कि हमने अपने आप को बिल्कुल डिसएसोसिएट कर लिया है इस सारी सिनारियो से, कि हमने कहा कि जी इस मुल्क ने हमें कुछ नहीं दिया, हम इसको छोड़ते हैं और चुप करके बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ वो जो होप का फैक्टर है ना, वो बड़ा मिसिंग है। कुछ करने की जो एक होती है ना आपके अंदर उम्मीद कि हम कुछ कर लें इस मुल्क के लिए, वो शायद यूथ का भी मसला नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आपके साथ इतना कुछ हो चुका है। उसकी वजह है ना, हाँ। देखो वही डॉक्टर होता है, एक बच्चा MBBS करता है बेचारा, आपको पता है MBBS कितना मुश्किल है, वो करता है, उसके बाद हाउस जॉब करता है, उसके बाद 60,000 के ऊपर प्रॉब्लली 60,000 सैलरी लेके बैठ जाता है। वही बच्चा UK में अप्लाई करता है, उसकी पहले दिन जो तनख्वाह लगती है वो 5 लाख लगती है। ठीक है, जब वो बच्चा ये देखता है कि ये मुल्क मेरा इस तरह से इस्तेहसाल कर रहा है, तो फिर वो प्रेफर करता है कि मैं बाहर जाके कहीं पे अपना काम करूँ जहाँ पे मेरा जो प्रोफेशन, जो मेरी टेक्निक है उसकी वैल्यू है, जो मेरा हुनर है उसकी वैल्यू है। तो जब वो वैल्यू करते हैं तो डेफिनेटली फिर बच्चे उस तरफ जाते हैं। अब वो पाकिस्तान में रह के बेचारे किस तरह से कितनी खिदमत कर लें। इस बात को बड़े ना प्यारे तरीके से समराइज करता हूँ, तो मैं ये कहता हूँ कि जब आपके यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है ना, तो आप सबसे पहले क्या होता है, आप अंदराज करवाने यूनियन काउंसिल जाते हैं, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने ना। आप यूनियन काउंसिल जाएंगे, जाते जो है ना वहाँ के जो भी सेक्रेटरी साहब होंगे, उन्होंने कहना कि ये मिठाई, हालांकि अंदराज जो है ना उसकी को कीमत 400 रुपये या 600 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं है। वो कम से कम आप 5,000 रुपया उधर दे के आएंगे। ठीक है, अब बच्चा बड़ा होना शुरू हो गया, उसने एजुकेशन हासिल कर ली, उसने सारा कुछ देखा सोसाइटी में क्या हो रहा है, यहाँ पे इनजस्टिस क्या है, इकोनॉमिक जो आपके पास मौके हैं वो है नहीं है। ठीक है, पॉलिटिकल कुछ पार्टिसिपेशन है नहीं। वो क्या करता है, आखिर वो तंग आके कहता है यार ऐसा करते हैं इस मुल्क को हम छोड़ देते हैं। ठीक है, यही कर सकते हैं ना आप। आपने अपना पेट जो है वो भी किसी तरीके से भरना है, किसी चीज़ के साथ। जाहिर बात है हर बंदे के यहाँ तो वो जो है ना फॉर्च्यून वाला फैक्टर नहीं होता। अब वो क्या करता है, मेहनत करता है, GRE देता है, कर आके वो कहता है जी मैं तो जा रहा हूँ बाहर। अब बाहर जाने के लिए क्या करेगा, वो बेचारा टिकट खरीदेगा, टिकट खरीद के एयरपोर्ट जाएगा। एयरपोर्ट गया ना, एयरपोर्ट जाते सार उसने कहना जी ऑनलाइन जी जरा बैग चेक करें। बैग में कुछ नहीं भी होगा ना, जाते उसने कहना सर NJ को मिठाई दे के जाओ, 5,000, वो फिर 2-4 देगा। अलमिया ये है कि जब बच्चा पैदा होता है, यूनियन काउंसिल से लेके एयरपोर्ट से इस मुल्क से बाहर जाते हैं, इस सारे मौके में, इस सारे सफर में हर बंदा आपको करप्ट मिलेगा। कोई पैसे मांगेगा आपसे, कोई मॉरली करप्ट होगा, किसी के एथिक्स नहीं होंगे। तो आप क्या सोचते हैं कि सोसाइटी में क्या कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा रातों रात कि आप जो है वो ठीक हो जाएंगे? इंडिविजुअली तौर पे हर बंदा करप्ट है। तो आप ये भी तो समझे ना कि उस बच्चे का भी कसूर नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसे ही है, इट इज़ हाउ इट इज़। वैसे स्टेट लेवल पे और मतलब ये जितनी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां इनके लेवल के ऊपर, वैसे मैं ये सोच रहा था कि अगर अब हमारा जो पाकिस्तान है उसके अंदर बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। आपको पता है अब कहते हैं कि 8 चुकुदे हाउसिंग सोसाइटी निकलती है और उनमें से 90-95% जो है वो इलीगल हैं। तो वैसे वो इलीगल के फैक्टर की तरफ हम नहीं जाते। मैं तो ये सोच रहा था कि यार लेट्स सपोज कि एक सोसाइटी का जो 100% एरिया है उसका इन लोगों को इनको दे देना चाहिए कि यार 10% एरिया के ऊपर आपने प्लांटेशन करनी है, आपने फॉरेस्ट लगाने हैं, ट्रीज़ नहीं लगाने, फॉरेस्ट लगाने हैं, और उसको एक पूरे के पूरी कमेटी हो जो उसको वॉच करे। मेरे ख्याल में हमारा इतना बड़ा जो मसला है ना, हमारा
जो जंगल है 5% है, हम इसको ईजिली 8% 9% पे लेकर जा सकते हैं अगर हम हर सोसाइटी के ऊपर ये फ़र्ज़ कर दें कि तुम लोगों ने बाय लॉ ये 10% जो है ये फॉरेस्ट एरिया को देना है। मियावाकी फॉरेस्ट एक बहुत अच्छी टेक्निक आई है, वो लगाएं, और किसी किस्म की फॉरेस्ट टेक्निक्स हैं वो लगाएं, उनको लाके इंट्रोड्यूस करवाएं, ताकि ये मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। और दूसरी बात मैं ये सोच रहा था कि अभी हमारे लाहौर से निकल जाएं और इस्लामाबाद की तरफ जाएं, आपको मोटरवे के राइट और लेफ्ट के ऊपर सिर्फ यूकलिप्टस नज़र आता है, वो आपकी ज़मीन को तबाह कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। आप उस सारी ज़मीन के ऊपर जितने ज़िम्मेदार हैं उनको फ्री बीज दें, वो वहाँ पे पौधे लगाएं, वो वहाँ पे पौधे लगाएं, ट्रीज़ की प्लांटेशन करें। आपको पता है वो कितना एरिया बन जाता है, कम से कम भी कोई 10 लाख हेक्टेयर के करीब एरिया बन जाता है लाहौर से इस्लामाबाद तक का। एक तो जंगल खूबसूरत लगेगा और दूसरी बात आपकी एमिशंस में कमी आएगी। ये एक फैक्टर हो सकता है कि नहीं? प्रॉबली हो सकता है। बड़ी आपकी मासूमाना सोच है। हाँ, मासूमाना सोच इस तरह से है, ये मेरी ख्वाहिशात हैं, ये मैं यहाँ पे बयान करता हूँ। मासूमाना ख्वाहिशात कर लेते हाँ। हैं। मासूमाना ख्वाहिशात हैं आपकी कि आप अगर सोचें कि अगर ऐसा हो जाए तो, हाँ, अगर ऐसा कैसे हो? अगर ऐसा तब हो ना कि जब आपकी गवर्नमेंट जो है वो इस मामले को कंसिडर करती हो कि क्या उनकी ये प्रायोरिटी में है। बिल्कुल ऐसे। अगर ऐसा तब हो ना कि जब आपका नीचे का इंडिविजुअल ये सोचे कि ज़मीन के ऊपर मैंने जो है अपनी जेब से 4 पैसे लगा के बीज लगा दूँ। अगर ऐसा तब हो ना कि जब आपके जो स्टेट एजेंट्स हैं जो इस चीज़ को वॉच कर रहे हैं, या जो भी वॉच डॉग हैं हमारे पास, वो जाके इसको इंश्योर करें। अगर ऐसा तब हो ना कि जब आपकी सोसाइटीज़ में आप जाएं और घरों के बाहर आप देखें हॉर्टिकल्चर वाले के पौधे लगे हुए कि नहीं लगे हुए। बिल्कुल ऐसे। अगर ऐसा तो तब हो ना कि जब आपके यहाँ हर चीज़ जो है वो बिल्कुल फंक्शन कर रही हो। तो अगर मगर की बात में तो आप ना जाए ना। अगर मगर तो तब होता है जब आपके यहाँ एथिक्स और मॉरल वैल्यूज हो। इस सोसाइटी में वो चीज़ें नहीं है, ठीक है। इस सोसाइटी में चलता है डंडा, ठीक है। तो आप मुझे ये बताएं कि वो जो सारे का सारा प्रेशर आता है वो आता है स्टेट से। स्टेट इस सीन में बिल्कुल चुप है, ऐसे, ठीक है। तो आप जो बात कर रहे हैं बीज देने का, वो तो आएगी सब्सिडी। बिल्कुल ऐसे। मुझे ये बताएं ना कि सब्सिडी कहाँ से आएगी? सब्सिडी आएगी या फिर इसके अलावा जो अदारे हैं वो ये सोचें कि ये करें। आप जो बात कर रहे हैं कि आपके यहाँ सोसाइटीज़ में आपके यहाँ मेजर एलडी है, बिल्कुल ठीक है। एलडी है ना, तो एलडीए ने कौन सी पॉलिसी दी आपको कि आपकी सोसाइटीज़ के अंदर आपने ये काम करना है? अगर वो पॉलिसी देते भी हैं तो उसके अंदर कोई 2-4 लोग ऐसे होंगे वो कहेंगे जी अच्छा हम आते हैं, हमारे से मुकमका कर लें। मुकमका करके क्या है जी, हम आपको कागज़ के ऊपर दिखाते हैं जितनी प्लांटेशन है, कल को कोई नहीं आएगा, जब कोई आएगा आप हमारा फ़ोन करा दीजिएगा। तो अगर मगर की बात तो तब करें ना जबकि आपके यहाँ सोसाइटी में कुछ एग्जिस्ट करता हो, कोई वैल्यूज में कुछ हो। जब वो है ही नहीं तो फिर ये तो बड़ी मासूमाना ख्वाहिशात ही हैं। मैं तो यही कहूँगा। तो अपने तौर पे जो आप कर सकते हैं, अगर सपोज आप कुछ अपना रोल अदा कर सकते हो तो ज़रूर करें। आप ये एक्सपेक्ट करना छोड़ दें कि ये आपको जो है ना यहाँ से जो है वो इमदाद आएगी गवर्नमेंट की तरफ से। वो कहेंगे जी कि अब आपके यहाँ आप किसी डायरेक्टर के पास चले जाए, प्लांटेशन वाले जो भी इसको देखते हैं, वो सबसे पहले कि भाई हम क्यों लगवाएं? एग्जैक्टली, ठीक है। हमारे एक जाने वाले थे, उसको अपना मसला नहीं, हमारे एक जाने वाले थे, चले नाम तो मैं नहीं कोट करता, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि जो फीस से बिल, उन्होंने कहा प्लांटेशन करवा देते हैं हम, ठीक है। उन्होंने सोचा कि हम जो है ना ये रेलवे ट्रैक से साथ साथ पौधे लगवाते हैं और उसमें अच्छा भी होगा, आपके इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा होगा, ओवरऑल एस्थेटिक्स भी बेहतर हो जाएंगे। आज तक लगे उनके, जवाब तो आपके पास है। तो बात ही खत्म हो जाती है। बड़ी नाजुक सूरत हाल है। हाँ, तो बेहतर यही है कि वीज़े लें और इमिग्रेशन लें और मुल्क छोड़ के कहीं और चलें। आप यूरोप देखें, अमेरिका देखें। यार आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपने मतलब कैसे वीज़े? मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इस कौम का मतलब, मैं जब आपकी जंग हुई, आज़ादी की जंग हुई, सारा कुछ हुआ, जो आज आपने 40 लाख के वीज़े लेके जाने ही थे तो उनको कहते भाई तुम इधर ही रह जाओ। आज कम से कम वीज़े तो सस्ते मिल रहे होते आपको। यकीन करें बेहतर सिचुएशन होती, बेहतर होती। खैर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये इसमें एक बड़ी एक मारूफ टर्म है क्लाइमेट चेंज के अंदर जिसको कहते हैं कि नेट ज़ीरो। मैंने कहीं पे ये पढ़ी थी, तो मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा मुझे बताएं नेट ज़ीरो के बारे में कि व्हाट इज़ नेट ज़ीरो। नेट ज़ीरो बेसिकली ये है, पहले मुझे अपनी बैटरियाँ चेक कर लेते हैं, हमारा नया काम है, हमारी बैटरियाँ डाउन हो जाती है। कितने परसेंट रहती है? कितनी? आप इसको यहीं पे रोक के रखें, हम बैटरियाँ चेंज कर ले, फिर हम वापस आते हैं। थैंक यू, बाय, सी यू सून। ठीक हो गया जी, बैटरियाँ चेंज हो चुकी हैं। अब चाय भी मंगवा लेते तो अब चाय भी मंगवा लेते हैं। वो टाइम लगेगा, उतनी देर में हमारी पॉडकास्ट खत्म हो जाएगी। बेहतरीन। नेट ज़ीरो पे बात कर रहे थे हम। एक तो नेट ज़ीरो के बारे में बताएं, फिर उसके बाद जब हमारी बैटरियाँ खत्म हुई नहीं था तो हम फिर पीछे जाके मरियम नवाज़ के बारे में बात कर रहे थे। तो इसके बाद मैंने एक उनके बारे में भी क्वेश्चन कर। यार आपको पता है मैंने एक चीज़ आपकी नहीं, आप बड़े अच्छे होस्ट हैं, आप अगले बंदे को ना बड़ा अच्छा कंफर्टेबल कर लेते हैं, तो उसमें बेहतरीन चीज़ है। आपने सवाल किया कि नेट ज़ीरो का, असल में हमने जब पॉडकास्ट स्टार्ट किया ना तो हम बड़ा इधर उधर गए हैं, तो हमें ये पहले बात कर लेनी चाहिए। हमारे यहाँ ये कि एनुअली हम जो है ना 51 बिलियन टन्स जो है वो आपके इन्वायरमेंट के अंदर इजेक्ट कर रहे हैं।
वो जो 51 बिलियन टन है उसमें आपके यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके बाद इसके अलावा आपके पास ग्रीन हाउस गैसेज हैं। ये जो फैक्टर है ना आपके पास ग्रीन हाउस गैसेज का 51 बिलियन टन, यार एक बात आपको समझने की ज़रूरत है, आप चाहे रोएं, आप चीखें मारें, चाहे आप हंसें, आपने ये जो नेट जीरो है ना, इसका मतलब ये है कि आपने इन्वायरमेंट के अंदर से CO2 की जितनी भी प्रेजेंस है ना, जो ग्रीन हाउस गैसेज की प्रेजेंस है, आपने इसको जीरो पे लेके आना। क्वेश्चन, हाँ, ये 51 बिलियन को जीरो पे लेकर आना है? 51 बिलियन टन को आपने जीरो पे लेके आना बाय 2050 तक। अच्छा, आई थॉट 2030। अब मैं आपको बताता हूँ, इसमें सबसे बड़ा जो क्लाइमेट का हमारे पास प्रॉब्लम आ रहा है वो ये आ रहा है कि 1750 के बाद अभी तक आपका जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ा है ना, अर्थ का जो टेम्परेचर बढ़ा है वो 1 डिग्री बढ़ गया आपका 1.1 1.2 के आसपास। ओके, हाँ, UN ये कहता है कि इस सेंचुरी के आखिर तक, ये जो सेंचुरी है इसके आखिर तक अगर आपका टेम्परेचर 2 डिग्री भी बढ़ जाता है ना तो इट्स ओके। अब आप सवाल करें कि इसमें रोला कि अगर ये इतना ही सब कुछ स्मूथ चल रहा है तो आपने इतना क्यों रोना स्टार्ट किया हुआ है कि मतलब इसको आपने क्राइसिस ऑफ द सेंचुरी कह दिया। भाई क्या रोला क्या है इसमें? रोला ये है कि ये जिस स्पीड पे हो रहा है सारा का सारा मामला जो है, ठीक है, उसमें हम 2030 तक 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड्स को विटनेस करेंगे, ठीक है। और इट इज़ एक्सपेक्टेड कि ये इस सदी के आखिर तक आपका टेम्परेचर जो है अर्थ का वो 3 डिग्री तक चला जाएगा। 3 डिग्री को आपने अगर समझना है ना तो आप ऐसा करें, कमरे का जो आपका AC है ना उसको 27 से 30 पे ले जाएं, आपको समझ लग जाएगी कि आपके साथ क्या होने जा रहा है। जब आप 3 डिग्री के टेम्परेचर आपके यहाँ बढ़ जाएगा तो आपका ऑब्वियस बात ये है कि आपकी आइस कैप्स मेल्ट होना शुरू हो जाएंगी। सी लेवल जो यानी कि समुद्रों का जो पानी है या सी लेवल जो है आप वो कर लें कि वो उसके अंदर राइज आना शुरू हो जाएगा। ऑफकोर्स जब हीट होगा तो ज़्यादा वेपोरेट होगा तो आपका एक नेचुरल साइकिल है रेनफॉल का, वो आपकी बारिशें ज़्यादा होंगी, आपकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो आपकी ज़मीन की कम होगी, फ्लडिंग होगी, आपकी आबादियाँ जो हैं वो तबाह हो जाएंगी, आपकी क्रॉप्स तबाह हो जाएंगी, खाने के लिए कुछ होगा नहीं। तो ये क्राइसिस ऑफ द सेंचुरी इस तरह इसे कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो 51 बिलियन टन है इसको आपने जीरो पे लेके आना है। इसमें आप चाहे जो मर्जी करें, आप ये कहें जी हम ये कर लें वो कर लें, आपने जब तक एमिशंस को ख़त्म नहीं करना ना तब तक आप क्लाइमेट के मसले को हल नहीं कर सकते। आज की जो एमिशंस हैं आपकी 20% ऑफ द एमिशंस टुडे जो आज आपके इन्वायरमेंट में हैं ये अगले 10,000 साल तक रहेंगी। अगर आज भी आप नेट जीरो पे चले जाते हैं ना आपको फिर भी कई सौ साल चाहिए कि आपका जीरो होने में, ठीक है। सो इट्स नॉट दैट कि आज आपने सारा का सारा एमिशंस जो है वो जीरो कर दी है और कल आप क्या करें, कल के आप कहेंगे जी बाहर तो सब अच्छा हो गया, आज आप जहाज बंद कर दें एमिशंस कम करने के लिए, कल कहें जी कल तो बड़ी यहाँ पे साफ सुथरी हवा होगी। ऐसा नहीं होगा, आपको कई सौ साल लग जाएंगे इस चीज़ को भी करते करते। आप एक प्लांट देखें, आपका प्लांट जो है एवरेज प्लांट जो है वो CO2 एब्जॉर्ब कर रहा होता है, ठीक है। CO2 एब्जॉर्ब करने के बाद जब आपने उसको काट दिया ना अब वो डबल इमिट करेगा। भला कैसे? एक तो उसको जलाने से और दूसरा जो उसने अपने अंदर एब्जॉर्ब किया हुआ था, तो आप डबल इमिट करें। इसी तरह से जब आप सीमेंट बना रहे होते हैं तो सीमेंट को बनाने के लिए 2000 डिग्री सेंटीग्रेड आपको फैक्ट्री के अंदर का टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। एक चीज़ तो आप वहाँ पे फॉसिल फ्यूल चला रहे हैं, दूसरी बात ये है कि आप क्या कह रहे हैं वहाँ के ऊपर कि आपने वहाँ का अंदर का टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ, जब वो टेम्परेचर आपका बाहर निकलेगा, ऑब्वियसली कमरे के अंदर गर्मी है तो बाहर ही जाएगी ना, आप डबल तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो आपको बड़ी शदीद ज़रूरत है। जैसे मैं थोड़े से फैक्ट्स आपको बताता जाऊँ। फैक्ट्स में ये है कि आपके पास सबसे पहले जो है जो आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है पूरी दुनिया में, ये जो 51 बिलियन टन हैं, ये डेटा जो है मैं अपने पास से नहीं बता रहा, ये बिल गेट्स की किताब है जिसने कई साल लगा के ये किताब कंपाइल की है। ओके। वो ये कहता है कि जो 27% डेटा है, जो 27% आपकी एमिशंस हैं वो आपकी बिजली प्रोडक्शन से आ रही हैं, ठीक है। इसी तरह से जो सीमेंट और स्टील की प्रोडक्शन है हमारे पास, हम ये कह रहे होते हैं कि सीमेंट बना रहे हैं, स्टील बना रहे होते हैं, 31% वहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो ये बड़ा मेजर चंक है, ठीक है। अगर आप कोई ऐसी टेक्नोलॉजीज लेके आए जिसमें आप जो आपकी एनर्जी है उसको रिन्यूएबल पे ले जाएं, ठीक है, और आपकी सीमेंट और स्टील प्रोडक्शन है उसको भी आप इसी ऐसे तरीके से बनाएं, नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करें जिसमें वो क्या हो कि आपके एमिशंस जो है वो आपकी मिनिमाइज हो जाए, ठीक है। मैं आपको ये नहीं कहता कि मैं आपको ये नहीं कहता कि जिसमें कि आप 100% जो है वो जीरो पे आ जाएंगे, आप इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाएं आपके कि आपका लैंड का इस्तेमाल क्या है। इसको वो टर्म इस्तेमाल करता है एग फॉर लैंड, एग्रीकल्चर, एग फॉर लैंड, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट और लैंड यूज, ठीक है। कि आपका जो एग्रीकल्चर है उसके अंदर आप कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। कि आप क्या जो क्रॉप्स के लिए मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे कितनी इमिशंस आ रही हैं, फॉरेस्टेशन कितनी ज़्यादा है, डिफॉरेस्टेशन कितनी ज़्यादा है, उसके अलावा लैंड का इस्तेमाल क्या है, क्या आपने अर्बन सेंटर्स बना दिए हैं, क्या आपने सारा कॉन्क्रीट कर दी है, ठीक है। तो डिपेंड करता है, कुछ इमिशंस वहाँ से आ रही होती हैं। फिर वो यही बात करता है, वो ये कहता है कि आपके पास फिर ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, ओजोन के मसाइल हैं,
तो कुल मिला के नेट जीरो का मतलब ये है कि आपने 51 बिलियंस को जीरो पे लेके आना है। ओके। और ये सिर्फ और सिर्फ वो कहता है कि टेक्नोलॉजी से ही ला सकते हैं। ठीक है, सही है। 51 बिलियन साउंड्स लाइक अ वेरी बिग नंबर। आर यू स्केप्टिकल कि ये हो सकता है 2050 का गोल? नहीं, आई एम नॉट स्केप्टिकल अबाउट दिस। उसकी वजह ये है, मैं साइंस पे बिलीव करने वाला आदमी हूँ। ठीक है, अगर तो सवाल उठाने हो तो मैं कम से कम सवाल इस तरह उठाऊँ ना कि मेरे पास कोई सॉलिड आगे से वो रिस्पांस भी होना चाहिए। बिल्कुल। मैं सिर्फ जस्ट बिकॉज कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं मैं कहूँ मैं इसको रिफ्यूट कर दूँ, एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता। आपने इसको लॉजिक्स के साथ प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो मेरा इस पर कोई भी जो है ना, मेरे एक थॉट नहीं है कि ये बात सही नहीं है, ये बात सही है। ठीक है, प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रहा है कि अब ये जो 51 बिलियन टन्स है, इसके साथ आप करेंगे क्या? आप कैसे कम करेंगे? अगर तो आपने सिर्फ पौधे लगाने हो ना, ठीक है, तो आपको 22 बिलियन एकर्स चाहिए पौधे लगाने के लिए और क्लाइमेट के मसले को हल करने के लिए। 22 बिलियन एकर्स। अब मुझे फील हो रहा है मैंने बड़ा छोटा सोल्यूशन बताया। ठीक है, 22 बिलियन एकर्स विच इज हाफ ऑफ द अर्थ। आपके जमीन के आधा हिस्सा जो है आप उसके पौधे लगा के आप क्लाइमेट का मसला, भाई नहीं हो सकता ये। इसके लिए आपको सिंपली इस मसले का हल भी टेक्नोलॉजी में ही है। ठीक है, टेक्नोलॉजी में इस तरह से कि आप क्या करें कि आपकी जो गवर्नमेंट है वो क्या करे। सबसे यार देखें, ये मसला जो है ना, ये मेरे और आपके मसले इंडिविजुअल लेवल पे हल नहीं हो सकता। ठीक है, ये एक मेजर इशू है, जैसे कोविड एक मेजर इशू था। उसमें ये हुआ कि गवर्नमेंट्स ने अपने आप जोड़ी आपस में, उन्होंने R&D पे लगाया, R&D पे लगाया, R&D पे लगाने के बाद उन्होंने सोल्यूशन निकाला। जब तक गवर्नमेंट्स आपस में नहीं जुड़ेंगी तब तक क्लाइमेट के मसले को आप हल नहीं कर सकते। दूसरी बात ये है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए पैसा सिर्फ गवर्नमेंट फेंक सकती है, बाकी लोग नहीं फेंक सकते। ये एनर्जी कंपनीज जितनी भी हैं, ये 0.3% भी अपने बजट का नहीं लगाती रिसर्च के ऊपर। ठीक है, अलमिया सबसे बड़ा ये कि रिसर्च और डेवलपमेंट है ही नहीं। ठीक है, अगर 0.1% ग्लोबल बजट का दुनिया की जो इकोनॉमी है उसका 0.1% भी इस मसले पे लग जाए ना, तो रातों रात ये आपका मसला हल हो जाए। नहीं, रातों रात तो लिटरली नहीं, लेकिन फिर भी आपका कोई सोल्यूशन आ जाता है। अब इसमें ये है कि आपको R&D चाहिए और आप उसके तहत ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आए जिसके थ्रू ये मसला हल हो जाए आपका। ठीक है, अब वो R&D के पैसे गवर्नमेंट देगी। बिल्कुल, आपने एक चीज़ बना ली, अब उसको मार्केट में भी तो फेंकना है ना आपने। ठीक है, अब उसको मार्केट में, मैं आपको मिसाल देता हूँ जी। देखिए, सोलर पैनल्स आ गए। ठीक है, सोलर पैनल्स कैसे बने जी? पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने पैसा दिया, इन्होंने सोलर पैनल्स पे काम किया, साइंटिस्ट इंजीनियर्स ने बना दिए कि जी ये देखें ये सोल्यूशन है, ये आपको बिजली देगी और बगैर आपको जो है ना नेट मीटरिंग हो जाएगी आपकी। अब क्या जी, उसकी कीमत आपने रख दी 20 लाख रुपए 5 मरले के घर का। ठीक है यार, मेरे जैसा बंदा जिसकी तनख्वाह पाकिस्तान में 1.5-2 लाख रुपए है, ठीक है, तो वो कैसे लगवा सकता है वो? Exactly. इसमें फिर आपको गवर्नमेंट को इंटरवीन करने की जरूरत है। गवर्नमेंट इस पे सब्सिडी दे। ठीक है, जब सब्सिडी देगी तो ज्यादा लोग इसकी तरफ आएंगे और उससे क्या होगा, मार्केट में डिमांड भी बनेगी। बट दैट इज अ सॉल्यूशन। सोलर पावर इज अ सॉल्यूशन, यू कंसीडर इट्स वन ऑफ देम। अब मैं आपको एक्सप्लेन ये कर रहा हूँ गवर्नमेंट का रोल क्या है इसमें। गवर्नमेंट का रोल ये है कि आपने टेक्नोलॉजी दे दी, उसके ऊपर आपने सब्सिडी दे दी या कुछ भी आपने कोई तरीका दे दिया कि आप इंस्टॉलमेंट में कर लें, ये कर लें, वो कर लें, एक प्लान दे दिया आपने। उससे क्या होगा कि मार्केट के अंदर उसकी डिमांड बनेगी। मार्केट के अंदर डिमांड बनेगी तो ज्यादा से ज्यादा लोग मार्केट में उसको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे देखें ना, आप बाहर से यहाँ से कोई केक लेने जाते हैं तो एक दुकान अगर होगी तो उसकी तो एक लॉबी बन जाएगी, ज्यादा दुकानें होंगी तो मार्केट में एक कंपटीशन आएगा, प्राइसेस कम हो जाएंगे। तो ये जो सप्लाई एंड डिमांड का कॉन्सेप्ट है टेक्नोलॉजी का, ये एक वन ऑफ द आइडियाज है। ठीक है, कि आप टेक्नोलॉजी को एम्प्लॉय करते हुए इस मसले को हल कर सकते हैं। क्योंकि देखें ना, अगर आपने एमिशंस को कम करना है तो रिन्यूएबल पे जाना है, तो एक टेक्नोलॉजी है, उसमें R&D चाहिए आपको, उसमें आपको बजट चाहिए। तो जब तक गवर्नमेंट्स आपस में नहीं जोड़ेंगी तब तक ये काम आप नहीं कर सकते। इंडिविजुअल कैपेसिटी में क्या है, आप और मैं छत के ऊपर 4 गमले रख लेते हैं, खत्म होगी बात। इससे ज़्यादा तो आप क्या कर सकते हैं? क्या और कुछ कर सकते हैं? या ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि आप प्लास्टिक का टूथपेस्ट इस्तेमाल ना करें घर पे, जो है वो आप प्लास्टिक के बैग्स ना लेके आए, ताकि कल को जब उन्हें जलाएंगे तो वो इमिशंस का हिस्सा बनेंगे। वो आप इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आप रीड कर सकते हैं, मतलब इंडिविजुअल कैपेसिटी में हमारे पास रूम बहुत थोड़ा है, तो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर हमारे पास रूम बहुत ज़्यादा है। सही है। ठीक है, बेसिकली बीइंग अ होस्ट, बीइंग अ पॉडकास्ट होस्ट, आई एम ट्राइंग वेरी हार्ड टू बी न्यूट्रल, टू स्टे न्यूट्रल, क्योंकि मैं चाहता हूँ, क्योंकि इस मुल्क में न्यूट्रल से ज़्यादा गेम है। नहीं, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हर किस्म के आइडियोलॉजी के लोग आए, आके अपनी आइडियोलॉजीज शेयर करें, आके अपने ओपिनियंस शेयर करें और मुझे उससे इस्तिफादा मिले, मेरे लिए वो मुफीद साबित हो, तो मैं बेसिकली यहाँ पे इसलिए बैठा हूँ। ठीक है, तो मरियम नवाज के बारे में आई डोंट नो व्हाट कैन वी टॉक अबाउट मरियम नवाज। हम लोग क्या बात कर सकते हैं मरियम यार? आप मुझे पूछे पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज क्या है आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज क्या है?
यार पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ की अगर आप बात करते हैं ना, मेरा फ्रॉम द डे वन बहुत सारे लोग मुझे, मेरे जितने भी क्लोज सर्कल के लोग हैं उन्हें लगता था ये पीटीआई का है या ये नून लीग का है या पीपल्स पार्टी का है। मेरा हमेशा से एक चीज़ रही है कि कोई भी ऐसी पार्टी इस सिस्टम में नहीं आई जिसने आम बंदे को बेनिफिट दिया हो। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। लाहौर है ना, लाहौर के अंदर आपके यहाँ एक सीवियर क्राइसिस आपका ट्रैफिक का बनना शुरू हो गया। मैं ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए, ये एक बड़ा छोटी सी बात है। हमारे पास 3 डिफरेंट लेन्स हैं। हमारे यहाँ चलान सिस्टम है। वो चलान सिस्टम आज भी उतना ही पुराना जितना 1980 का था। 300 रुपये चलान। ठीक है, आपने क्या बेहतर किया? कुछ भी बेहतर नहीं किया आपने। ठीक है, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो इस मुल्क में आती है उसका एक अपना एजेंडा होता है। वो आती है, पैसा बनाती है, निकल जाती है और आम बंदे को उससे इस्तेफादा नहीं होता। यार देखिए, मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप इसके अंदर 100 ऑफ बिलियंस जो भी है आप पैसे इंजेक्ट करें लोगों की वेलफेयर के लिए। जो ऑलरेडी आपका सिस्टम है उसको तो बेहतर कर सकते हैं ना। आप ट्रैफिक देख लें लाहौर की, आपका जो हेल्थ सिस्टम है वो देख लें, कोई चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है। ठीक है, तो आइडियोलॉजीज तो इस मुल्क में रह ही नहीं गई, अब तो नहीं रह गई। अब तो मुझे लगता है कि शायद कोई ऐसा, मुझे लगता है कि हमें एक ऐसा आदमी चाहिए जो डिक्टेटर टाइप हो, जो आप पे आके सख्ती से करे, क्योंकि इस कौम के ये ठीक नहीं हो सकती, ये नहीं ठीक हो सकती। That sounds really good. ठीक है, क्योंकि यार आप इस कौम को डंडे के बगैर चला नहीं सकते। ठीक है, इस पर डर नहीं होगा ना, जब तक डर नहीं होगा। आप एक मिसाल है छोटी सी कि आप ये जो आपके पास सिग्नल्स हैं, आप एक बंदा पुलिस वाला खड़ा कर दें, एक फौजी खड़ा कर दें। ठीक है, फौजी खड़ा होगा ना तो वहां पे सिग्नल की वॉयलेशन नहीं होगी। पुलिस वाला खड़ा होगा तो आपकी सिग्नल वॉयलेशन ज्यादा होगी कि उन्होंने कहना अच्छा खैर है 200-400 ला लेने हैं। मैं अदारों पे सवाल नहीं उठा रहा, मैं ये बात बता रहा हूँ, ये हमारा नैरेटिव है। ठीक है, कि हम एकदम से डाले हैं आपके ज़हन में। हाँ डालों की बात नहीं है वैसे भी ऑफ कोर्स, लेकिन ये है कि यार कुछ चीज़ें जो आपकी पार्टीज हैं जो कर सकती हैं, जो उनके पास कैपेसिटी है, उनको कुछ चाहिए नहीं, वो नहीं करते। ठीक है, अब अगर बात करते हैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज और पॉलिटिकल कोई ऐसा बंदा जिसके बारे में मुझे बात करनी, तो मैं आई एम रियली फैसिनेटेड बाय मरियम नवाज दीज डेज वेरी मच। वन ऑफ द रीजंस, एक तो वो औरत है। इसमें मैं उनको कोई वो एज अ सॉर्ट ऑफ कि मुझे कोई उनके ऊपर वो नहीं आ रहा कि अच्छा एक औरत है तो बेचारी है तो इसको हम ये नहीं, वो बात नहीं है। उस औरत ने अपनी स्टैंडिंग बनाई है। उसने स्टैंडिंग इस तरह से बनाई है, वो जेलों में गई है। ठीक है, जेलों में गई है, उसने कहा कि अच्छा जी मैंने जा रही हूँ, मुझे कोई रिलीफ नहीं चाहिए, अगर चाहिए भी तो सामने नहीं है उसका रिलीफ। ठीक है, वो उसने अपना टाइम काटा, वो आ गई। अब जैसे ऑफ कोर्स हमारे अभी भी और भी लोग हैं। 4 साल में जब उसके फैमिली के लोग बाहर थे, उस 4 साल के अंदर उस औरत ने इस पार्टी को एक लाइमलाइट में रखा। आप इससे एग्री करें ना करें, मतलब डिसएग्री करें, उसने ना एक उसने रखा, बाइंड करके रखा हर चीज़ को। ठीक है, 4 साल वो खबरों में रही, 4 साल उसने पार्टी को। अब वो जिसके वालिद अगर इस मुल्क में आए हैं ना, तो वन ऑफ द रीजंस इज मरियम नवाज के, वो उसकी वजह से ही आए हैं। ठीक है, और हाँ उसके साथ उसके कंटेंट पे, उसकी आइडियोलॉजीज पे, उसकी द वे ऑफ विच जो पॉलिटिक्स है उस पर मेरा इतराज़ हो सकता है। एज अ पर्सन उसने वो जो उसमें एक बहादुरी वाला फैक्टर है ना, आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय हर, कि वो एक चीज़ है उसमें। हाँ, अब एक चीज़ करने की ज़रूरत है उसको कि ये ऑफ कोर्स मैं तो इस मामले में बड़ा नाइव हूँ कि मैं उसको एक मशवरा दूँ कि आप ये कर लें। अब मुझे लगता है कि शी इज़ मोर देन वो जो था ना जिसमें था कि खान साहब आपने ये कर दिया, अब वो उससे बहुत है। शी इज़ अ लीडर। ठीक है, अब उसको शी नीड्स टू अप हर गेम के, जिसमें वो बात करे कि जी मैं इकॉनमी पे ये चीज़ें करूँगी, ये मेरे मेजर्स होंगे, ये कुछ होगा, ये मेरा एजेंडा होगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी होगी। देखें यार, आप मुल्क में आपके नौजवान हैं और नौजवान आपके पढ़े लिखे हैं। ठीक है, तो नौजवानों को कुछ आपने कंटेंट देना है ना, कि जिसकी वजह से उनके अंदर उम्मीद हो कि हम इस मुल्क में रहना चाहते हैं। ठीक है, तो आप अपना एजेंडा लेके हैं, आपको एजेंडा लाने की ज़रूरत है। ठीक है, आप क्या करेंगी, आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या है। मतलब ऑफ कोर्स अगर तो सेंटर में आती हैं तो ऑब्वियसली आप बात कर सकती हैं कि हमारी चलें आप ना, क्योंकि सिंस पार्टी फॉरेन पॉलिसी पे वैसे वो बात कर सकती हैं इवन इफ शी इज इन द सेंटर। शी कैन डू दैट, अगर वो लीड कर रही हैं तो शी कैन डू दैट। फॉरेन हमारी जो आप मुझे पता है कहाँ से बात कर रहे हैं, मुझे पता है, लेकिन मुझे लगता है कि बात कर सकती हैं। शी इज़ ब्रेव इनफ टू से थिंग्स अबाउट दिस मैटर। मैं वैसे पढ़ रहा था कि उन्होंने एक बयान दिया था, प्रॉब्ली जेल का बयान दिया था कि जेल में वो जो है ना, वो फ्राई पैन के अंदर कपड़े रख के तो इस्त्री, मतलब इस तरह से उसको फ्राई पैन को गर्म करके इस्त्री करते हैं। I was really inspired by that. अच्छा चलो, आई कैन सेंस व्हाट यू आर सेइंग। आप मुझे नहीं लगता कि आप, It was sarcasm. हाँ, I know, I got that.
आप मुझे ये बताएं कि आपके यहाँ एक मुल्क में मियां मनशा टाइप जो लोग हैं, ठीक है, चलें नाम नहीं लेते, हम एलीट क्लास कर लेते हैं, आप उसमें आपके घरों में आपको लगता है कि ये लोग चाय का कप भी खुद पकड़ के पीते होंगे? आपको लगता है? मरीम नवाज पीती होगी? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि इन्वायरमेंट बहुत डिफरेंट होता है, क्योंकि ऑब्वियसली आपके अंदर एक वो आ जाती है, ठीक है, सॉर्ट ऑफ हुक्मरानी आ जाती है, आप कर लें एक ऐसा बंदा, नार्सिसिज्म, हाँ नार्सिसिज्म कर लें, जो भी कर लें आप, आई थिंक आप इसने बेहतर कह सकते हैं, आपको अंदाजा होगा। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बंदा जो कि जिसने घर में सिर्फ अपनी बादशाही देखी है, बाप उसका जो है वो 2-3 दफ़ा जो उसने हुकूमत कर ली, उसके अलावा चाचा उसका ये रहा, घर पे उन्होंने सिर्फ एक लग्जरी देखी, सारे बंदे एमएनए रहे, ठीक है, उसके लिए ऐसा एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट था। वो अपनी ज़िंदगी में ये ज़्यूम नहीं कर सकती थी कि वो एक चूल्हा और एक फ्राई पैन और जो भी, देखो जो होती है ना कि नज़ाकत जो होती है, ये नज़ाकत रहती है, चाहे आप बादशाह हो चाहे आप फ़कीर हो, जिस बंदे में नज़ाकत है वो है, तो खुदा जब और देता है नज़ाकत अगर है तो ऑब्वियसली वो अपने कपड़े प्रेस करती होंगी। इसमें अब ये बात मजाक की नहीं है, ये मैं और आप भी होंगे ना, अगर हमारे अंदर आदत है कपड़े प्रेस करके पहनने की तो हम हर कोशिश करेंगे हम नहीं पहन सकते। तो अगर उन्होंने वो कर लिया, मुझे नहीं पता उसके ऊपर इतनी हुए क्राई क्यों है, इतनी ज़्यादा, मतलब क्या रोल है उसके ऊपर, कितना रोना क्यों रोल है, भाई कर लिया उसने, ठीक हो गया, खत्म होगी बात। पता क्या होता है, और फिर इस कौम का एक रोला ये भी है कि अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन, उसके साथ जितना हम जुड़े रहते हैं, अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि अच्छा आपको मैं मिसाल देता हूँ, हम 4 दोस्तों की गैदरिंग में बैठे हैं, 4 दोस्तों में अगर मुझे पता लग गया ना कि जी अच्छा उसकी फलां की माँ में फूफा जो भी चाचा कुछ ना कुछ हो गया, अब जी वो जो इन्फॉर्मेशन है वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू कि मैं बाहर जाके कोई फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड कोई आर्टिकल है कुछ वो पढ़ लूँ या कुछ और कर लूँ, ठीक है। हमारे जेन में मैं और आप बैठे हुए हैं ना, तो हम बाहर निकले भी गॉसिप ज़्यादा करेंगे एज कम्पेयर टू हम कोई इंपॉर्टेंट या कोई इंटेलिजेंट बात कर लें आपस में, ठीक है, कुछ डिस्कस कर लें कि अच्छा जी दुनिया में अगर ये हो रहा है तो ऑयल प्राइस इधर जा रही हैं, सऊदी इधर हो रहा है, गज़ा का इशू है, ये वो नहीं होता। आपकी गैदरिंग होगी रिसेंट, अभी कोई आपके दोस्त यार आएंगे, मुझे बताएं कितनी पढ़ी लिखी बात होती है, क्योंकि जब पढ़ी लिखी बात करनी होती है ना तो आप इंटेलेक्चुअल्स के बारे में बात करते हो, तो अब आप मरीम नवाज के बारे में जब बात करोगे तो आप फॉरेन पॉलिसी को उससे कैसे अटैच कर सकते हैं? आप मुझे बताएं कि इस मुल्क के लोगों को जजमेंट्स का किसने दिया, राइट किसने दिया? देखो आपने वोट दिया है, हाँ, आप 5 साल बाद किसी को चूज करके लाते हो, आप यू हैव एवरी राइट टू टॉक अबाउट देम, यू हैव एवरी राइट उनको खंगाल सकते हो आप, आपको आपके दीन ने हुक्म दिया है, आपको आपकी सोसाइटी ने हुक्म दिया। नहीं आप जरूर करें, मैं उस तरफ नहीं जा रहा, मेरा नॉलेज नहीं है उस साइड पे दीन की तरफ, और मैं आपसे कहूँ कि जी यहाँ पे मेरा भी इतना नहीं है, मेरा भी हाँ, तो मैं इसलिए अवॉइड कर रहा हूँ कि मुझे अंदाजा नहीं है। मैं ये बात कर रहा हूँ कि आपको किसने राइट दिया लोगों को जज करने का? भाई आप जज कर सकते हो ना, देखो आप जज जरूर करें, जज अब तब करें जब आपने किसी को इलेक्ट करके लेकर आना। मेरी बात सुने, देखें मैं आपके यूके के अंदर या यूरोप के अंदर या इवन अमेरिका के अंदर कोई सियासतदान छींक भी मारता है ना तो उसको सस्पेंड कर देते हैं, उसको असेंबली से भी निकाल सकते हैं, उसको निकलना पड़ता है, उसको जाना पड़ता है। यार आप अपने सियासतदानों के बारे में क्यों है, मुझे यही लगता है, मुझे इस वाक़े में भी खान साहब याद आ जाते हैं फिर दोबारा। खान साहब भी कहते थे जी वेस्ट में ऐसे होता, बिल्कुल ऐसे ही, वेस्ट में ऐसे होता है, वेस्ट में ये होता है, वेस्ट में ये हो गया, इस्तीफा हो गया, सब कुछ हो गया। और खुदा का वास्ता पहले वेस्ट को और अपने आप को देख तो लें, आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, वेस्ट में और आप में बड़ा फर्क है, ठीक है। वेस्ट की वैल्यूज और हैं, आपकी वैल्यूज और हैं, बेशक आप मुसलमान हैं, नाम के मुसलमान हैं, फर्क है, दो चीजें हैं, आप प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स नहीं है, ऐसे ही मेजॉरिटी ऑफ अस, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं ना जी वेस्ट में उनकी प्राइम मिनिस्टर ने ये कर दिया, वेस्ट में तो जो वोट भी डालने जाता है उसको पता होता है कि पार्टी का मंशूर क्या है। मुझे आप बताएं ना, आप अगर आपकी कोई एफिलिएशन ना हो तो आप किसको वोट देंगे? आपको कोई अपनी सोच है? ऐसे ही है, कोई सोच नहीं है, यहाँ पे शख्सी वोट है, ठीक है। तो आप जब वेस्ट के साथ कंपैरिजन करते हैं ना, पहले तो जरा ये देखें कि आपकी जो ग्राउंड है ना, लेवल प्लेइंग तो है नहीं, ठीक है। तो वेस्ट तो बात वो तो मसला ही बात होगा। उसके बाद आ जाती है हमारे यहाँ कि हमने 100 इख्तलाफात, करप्ट होंगे, सब कुछ होगा, पैसा बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जो भी है बना रहे हैं, वैसे आपके ख्याल में बना रहे हैं? हाँ, वैसे तो मुझे लगता है कि हर बंदा इस मुल्क में पैसे बना रहा है, ठीक है। तो बात ये है कि जजमेंट्स हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। अच्छा नहीं, मैं ये कह रहा हूँ मेरी बात कंप्लीट होने दे, आप मुझे पता है जा रहे रुक जाएगा, मुझे बात करें। जजमेंट्स का फैक्टर हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। हमने बैठे बैठे ना, मैंने आप पे कर दिया कि यार ये बंदा ठीक नहीं है, ठीक है, आपने मुझे कह दिया ये बंदा ठीक नहीं है, ठीक है,
कोई तीसरा बंदा होगा, उसे आप कह देंगे ये मारोड़ की उस तरफ से है। ठीक है। तो पर्सनल बातें यहाँ पे नहीं कर रही। तो बात ये है कि जजमेंट्स हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। जजमेंट, अब यही प्रॉब्लम है मरियम के बारे में। जब आप उसकी पर्सनल जात पे बात करते हैं ना कि क्या वो किताब पढ़ती होगी क्या नहीं, आपको पता है वो क्या पढ़ती है? आपने कभी देखा उसको पढ़ते हुए? नहीं, मैंने या कभी आपके पास कोई फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आ गई है? मेरे पास कोई फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मरियम लोगों की किताब पढ़ते थे। आप लोग लोगों का जीना हराम कर देते हैं। किताब वो पढ़ेगी तो आपने कहना ये शो ऑफ कर रही है, नहीं पढ़ेगी तो आपने कहना ये इग्नोरेंट है। ठीक है, तो लोगों को जीने दें यार, मतलब इट्स ओके, इट्स फाइन। इट्स ओके। आप अपनी जिंदगी में कुछ प्रोग्रेस करें ना, पहले तो आप अपनी जिंदगी में कुछ कर लें। अगर मैं देखें, मैंने लास्ट किताब पढ़ी होगी कोई हफ्ता पहले, 2 हफ्ते पहले, या उससे भी, बल्कि अब बहुत टाइम हो गया इस चीज़ को पढ़ते, वो भी मैं ट्रैवल कर रहा था, मैंने पढ़ ली। मैं जब अपनी जिंदगी में किताब नहीं पढ़ता तो मेरे पास कौन सा राइट है मैं पूछूं कि ऐसे ने किताब पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? देखो यार, पता है क्या है, आप किसी पब्लिक सर्विस पोजीशन पे भी तो नहीं हो ना। ठीक है, अगर आप वहां पे हो तो फिर आपके पास तो मुझे आप जैसे बात फॉर है ना, एग्जांपल आई वुड लव टू सी यू एट अ पोजीशन जहां पे आप क्लाइमेट चेंज के लिए कुछ कर रहे हो, लेकिन अब अगर आपको उठा के बिठा देते हैं पेट्रोलिंग के किसी महकमे के ऊपर, तो फिर डेफिनेटली मैं पूछूंगा यार इस बंदे की एक्सपर्टीज क्या है। आई नो फॉर अ फैक्ट जजिंग फ्रॉम द पर्सनल लाइफ के यार समटाइम्स आई कैन डू गुड मैनेजमेंट, मेरे ख्याल से शायद मैनेजमेंट की बात हो सकती है। मेरा सवाल फिर भी वहीं पे आ जाता है कि आप लोगों को मौका दें। दूसरी बात ये है कि अगर आप इतने ही सियाने हैं, मेरे भाई मैं नहीं दे सकता ना मौका, मैं नहीं दे सकता, जिन्होंने मौका देना है उनको जाके कहो। अगर आप इतनी सियाने हैं, आपको अगर इतने मसाइल हैं, तो आपने फर्स्ट पोजीशन में वोट क्यों दिया उन्हें? मैंने पता नहीं दिया कि नहीं दिया। नहीं, आपने उनको वोट दिया ना। मैं आई एम नॉट डाउटिंग एनीथिंग, लाइक हमने ये बात की कि आपने वोट दिया, इलेक्ट होके आ गए। हम बैक चैनल्स की बात नहीं करते। हाँ बिल्कुल, आपके लोग वोट देते हैं ना, जैसे ठीक है, ऑब्वियसली अब फिर दौर आ रहा है, आप उनको वोट देंगे, एक हाइप बन गई है। तो जब आपने वोट दे दिया ना, आपके पास फिर ये बात करने का हक नहीं है कि वो इग्नोरेंट है, आपने उनको सिलेक्ट किया। वैसे आपको लगता है कि हाइप बन गई? मुझे लगता है बन गई। अच्छा, बन गई है, मुझे लगता है। लेकिन बनने को क्या होता है, बनने को इस मुल्क में जो है ना, ब्रेकिंग न्यूज़ भी 2 मिनट में बन जाती है। हाँ, ऐसे ही है। ठीक है, इस मुल्क में बेवकूफ़ बनाना और ब्रेकिंग न्यूज़ बनाना कुछ सेकंड्स की बात है। ठीक है, तो अब आप देख लेंगे उनको बेवकूफ़ बनाया गया या ब्रेकिंग न्यूज़ बनाई जाएगी, उनके बारे में क्या होता है ये आप बेहतर जानते हैं, या सायरा बानो साहब बता सकते हैं। खैर, इसी नोट पे हम इंटरव्यू ख़त्म करते हैं। बड़ा मज़ा आया आपके साथ बातें करके। इंशाल्लाह हम दोबारा बैठेंगे जब भी आपके पास वक्त होगा। आपके पास वक्त कम ही होता है, लेकिन कभी वक्त निकाल के ज़रूर आइएगा। इंशाल्लाह हम दोबारा बैठेंगे और क्लाइमेट चेंज और मरियम नवाज़ के अलावा भी किसी टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।